Good evening to all. I request to immediate past chairman Lokesh Kasha sir for welcoming address. Hello everyone, and a very good afternoon to all. It's always being a pleasure कि भाई जयपुर ब्रांच के जो भी प्रोग्राम हो उसमें आने के लिए, और उसमें हमेशा जितने भी प्रोग्राम अभी हुए हैं हर एक प्रोग्राम अपने आप में एक से बढ़कर एक है. और आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ जयपुर ब्रांच, तो वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. देखिए, जैसा कि कोरोना हमारे आगे पीछे सब जगह चल ही रहा है, और वी ऑल नो, और मैं कुछ लोगों की दाद देना चाहूँगा. पहले तो जो लोग ऑफिस में भी बैठे हैं या घर पे भी बैठे हैं और मास्क लगा के बैठे हैं, तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत थैंक यू कि भाई वो लोग फॉलो कर रहे हैं. एंड आई ऑल्सो वेलकम यस चेयरमैन सर, आप भी बिल्कुल आप डेडिकेटली लगे हुए हैं. और ये जो नई चीज़ है इसके बारे में, कोरोना एक नई चीज़ है सबके लिए, और पूरा इंडिया, मैं आपकी एक पर्सनल तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पे, पूरा इंडिया जयपुर ब्रांच को, सी इंस्टीट्यूट को लेके बात कर रहा हूँ, जयपुर ब्रांच को एक आइडल मान रहा है. द प्रोग्राम विच इज जयपुर ब्रांच इज अंडरटेकिंग इज फॉलोड बाय एवरी अदर ब्रांच एज वेल एज हेड ऑफिस ऑल्सो. तो सबसे पहले जयपुर ब्रांच के लिए बहुत तारीफ काबिल बात है, और हम हमेशा से चेयरमैन के साथ है. और जब मैं भी चेयरमैन था तो आप लोग मेरे साथ थे, और आज आप हो तो हम आपके साथ हैं. और वेलकम करना चाहूँगा आज के हमारे स्पीकर उज्जवल शर्मा जी का. इनको मैंने पर्सनली बहुत बार काफ़ी मंच पे सुना है, और जिस हिसाब से ये प्रोविजन को एक्सप्लेन करते हैं, और आज का जो टॉपिक है नोटिस अंडर जीएसटी, उम्मीद करता हूँ आज का भी ये सेशन बहुत ही नॉलेजफुल सेशन रहने वाला है. रीज़न बीइंग, उज्जवल को मैं अभी से नहीं, जब से ये सीए कर रहा है तब से जानता हूँ, और जिस हिसाब से ये किसी बात की तह तक जाता है, किसी चीज़ को पढ़ता है, किसी चीज़ को इवेलुएट करता है, वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है. तो अच्छा लगता है कि जब हमारे सामने ही जो सीए बने और आज की डेट में वो अच्छे नए मुकाम हासिल कर रहे हैं. तो अगेन उज्जवल, वेलकम यू, एंड अगेन वेलकम यू ऑल इन टुडेज सीपी. ओवर टू यू कल्पित. थैंक यू. जस्ट मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ फॉर उज्जवल सर जो हमारे स्पीकर आज के, उनका एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट मैं बताना चाहता हूँ सभी को. सीए उज्जवल शर्मा इज ए प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट बेस्ड एट जयपुर एंड आल्सो ग्रेजुएट इन लॉ. ही इज एसोसिएट विद मैस पंकज मालिक एंड कंपनी एज ए सीनियर पार्टनर, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज सब में काम देख रहे हैं. ही इज हैविंग प्रैक्टिकल वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 6 years in the field of indirect taxes. He has been continuously engaged in field in relation to goods and service tax and transition into GST. Since initial contemplation of the introduction of GST, his areas of expertise prior to introduction of GST covered excise, customs, service tax, central sales tax, state levies, as well as regulation under the foreign trade policy. He has litigated several cases on behalf of his clients before several firms from quasi judicial authorities and Central Excise Service Tax Appellate Tribunal. A significant of cases argued of by him have gone in favor of his clients. He is currently engaged in handling litigation along with advising clients, structuring transaction and conducting due diligence in given field of indirect taxes. CA Ujjwal Sharma has deep interest in academic discussions, upgrades and trainings. He has delivered various lectures in India and actively engaged in representing industry before department various level. He is having vast industry experience including that of infrastructure, mining, real estate, broadcasting, hotel, manufacturing, e-commerce, distribution, logistics, FMCG, etc. तो मैं आगे उज्जवल सर को इनवाइट करता हूँ, वो अपनी आगे एक बात को कंटिन्यू करें. Very good afternoon to all of you. I sincere thanks to Jaipur branch of ICI, Chairman Sahab Anil Yadav Sahab, to give me such opportunity, Kuldeep Gupta ji and past Chairman Lokesh ji. लोकेश जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा. एक चीज बताना वो भूल गए कि मेरे को जो लॉ को बारीकी से पढ़ना लोकेश जी ने ही सिखाया है. आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ लोकेश जी. जब ये अचीवर्स को चलाते थे मेरे विद्याधर में ही, तो मैंने इन्हीं से सीखा है. जो नींव डाली लॉ को कैसे पढ़ना है और कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, वो हमने सबसे पहली मेरी जो पाठशाला थी लॉ को पढ़ने की, वो लोकेश जी से ही सीखा मैंने. तो ये छोटी सी चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा.
सर जो पढ़ाया वो बहुत कुछ आपने पढ़ाया था हमारे को बचपन में, वो बहुत काम आता है आज भी। नाउ today's topic which is given to me, the reply how to represent before the department on the notices which were given by the center and state authority। अभी जीएसटी को आए लगभग 3 साल कंप्लीट हो गए। 3 साल के अंदर हम देख रहे हैं नोटिसेस की भरमार डिपार्टमेंट ने इशू कर दी है। डिपार्टमेंट जनरली जो नोटिसेस दे रहा है वो बेसिकली 3 टाइप को मैंने ब्रॉडली उसको बाइफिकेट किया है। जो नोटिसेस डिपार्टमेंट दे रहा है वो पहला टाइप का नोटिस है, नोटिस फॉर स्क्रूटनी एंड असेसमेंट। स्क्रूटनी एंड असेसमेंट का बेसिक इंसेप्शन जो स्टार्ट हो रहा है कि आपने जो भी रिटर्न भरी उसके अंदर ऑफिसर को कुछ चीज ऐसी समझ में आती है जिसको वो इंक्वायरी करना चाहता है, कुछ चीज समझना चाहता है, किसी चीज को मैच करना चाहता है, देन ही हैज टू इशू द नोटिस ऑफ स्क्रूटनी एंड असेसमेंट। रीजन क्या होते हैं, ब्रॉड रीजन अगर स्क्रूटनी और असेसमेंट की बात करें हैं, इस टाइप के नोटिसेस की बात करें तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इसको देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो नोटिसेस अभी ट्रिगर कर रहे हैं फॉर स्क्रूटनी एंड असेसमेंट, डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल इन 3B वर्सेस द इनपुट टैक्स क्रेडिट अपीयर इन द 2A। फर्स्ट मेन रीजन ये है। दूसरा जो नोटिसेस का रीजन हो रहा है, difference in the GST 3B return and GSTR1 supply shown in the GSTR1 return versus the supply shown in the 3B returns। थर्ड टाइप के नोटिसेस जो आ रहे हैं उसमें है साहब आपने GSTR1 में जो सप्लाई शो की वो मैच नहीं कर रही आपकी ई वे बिल से। थर्ड टाइप ऑफ नोटिसेस इस टाइप के आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये तो नोटिसेस बताया ना, डिपार्टमेंट असेसमेंट कर सकता है, तो असेसमेंट किस किस टाइप के जीएसटी लॉ में प्रोवाइड किए गए हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको देता हूं। सबसे पहला असेसमेंट है प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट वो असेसमेंट है जिसके अंदर, ये बेसिकली प्रोविजनल असेसमेंट का कंसेप्ट लेके आए कस्टम लॉ से। होता क्या था कस्टम लॉ के अंदर, सपोज करो कोई आइटम हमने इंपोर्ट किया जिसकी ड्यूटी हम आइडेंटिफाइबल नहीं कर पा रहे थे कस्टम लॉ में। कस्टम लॉ में जब उसके ड्यूटी आइडेंटिफाइबल नहीं कर रहे थे तो हम अप्लाई करते थे डिपार्टमेंट को कि साहब आप इसका प्रोविजनल असेसमेंट करके हमारे को इसकी ड्यूटी, राइट ड्यूटी, कितने रुपए हमारे को इस पे टैक्स देना है, किस रेट से देना है, किस चैप्टर हेडिंग में इसका टैक्स देना है, इसके बारे में हमारे को बताया जाए। उस सिचुएशन के अंदर कस्टम लॉ से कॉपी किया गया है, वहां पे वो डिपार्टमेंट असेस करके बताता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। इनिशियली जब जीएसटी आया था तो मैंने एक बार प्रोविजनल असेसमेंट के लिए लगाया, इंक्वायर करनी है, कुछ चीज रिकंसाइल करनी है, कुछ चीज समझनी है, तो डिपार्टमेंट विल गिव द नोटिस ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट। थर्ड टाइप का असेसमेंट होता है साहब आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं रेगुलरली, मोर देन 3 मंथ और मोर देन 6 मंथ आपने रिटर्न नहीं फाइल किए, तो डिपार्टमेंट गिव द आपका असेसमेंट फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में असेसमेंट करेगा। फोर्थ टाइप का जो असेसमेंट डिपार्टमेंट ने डिफाइन किया, असेसमेंट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ऐसा है, पहली चीज तो बात करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या है। लॉ में बोला कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होने के लिए 2 लिमिट लॉ ने डिफाइन की। फर्स्ट लिमिट उन्होंने बोला कि अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो आपकी 40 लाख रुपए की एग्जम्पशन आपको मिलेगी। 40 लाख रुपए तक आप अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स में आप डील नहीं कर रहे हैं। स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स में वन ऑफ देम एग्जांपल इज पान मसाला, टबैको, लाइक दैट। सेकंड बोला अगर आप सर्विस में डील कर रहे हैं और आपका टर्नओवर 20 लाख रुपीस इन अ ईयर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट के पास पता चलता है कि इस आदमी का टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है, ये रजिस्टर्ड नहीं है लॉ में, तो भी क्या उसकी इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेशन करके, उस पर असेसमेंट करके डिमांड निकाली जा सकती है। तो वो पावर दी गई उन्होंने असेसमेंट करते समय। ना अगले टाइप का नोटिस की बात करते हैं, ये मैंने आपको ब्रीफ किया
जो नोटिस है स्क्रूटनी के नोटिस और असेसमेंट के नोटिस के लिए। ना सेकंड टाइप का नोटिस जो आ रहे हैं वो डिपार्टमेंटल ऑडिट। डिपार्टमेंटल ऑडिट किस टाइप की हो रही है, क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। जैसे ही हम एनुअल रिटर्न फाइल कर देते हैं 9 और जिसका ऑडिटेड रिक्वायर उसकी 9 जैसे ही फाइल कर देते हैं तो डिपार्टमेंट हैज टू डू द ऑडिट। डिपार्टमेंट ऑफिसर आपकी प्रोमाइसेस पे आते हैं या आपके अगर आप स्मॉल स्केल एसएससी हैं उनकी नजर में एक सर्कुलर आया हुआ उनका कि साहब इतने से कम टर्नओवर है तो वो डॉक्यूमेंट्स अपने ऑफिस में मंगा के आप करते हैं। फॉर स्क्रूटनी फॉर ऑडिटिंग डिपार्टमेंट जब ऑडिट करता है तो वो सबसे पहले एक ऑडिट का इंटीमेशन आपको इशू करेगा, देन आफ्टर वो ऑडिट की सारी प्रोसीडिंग इनिशिएट करे। थर्ड टाइप का नोटिस जो आते हैं वो इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर टाइप के नोटिस आते हैं जिनको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये सारे जो असेसमेंट के जो प्रोविजंस हैं इनके अंदर डिपार्टमेंट स्क्रूटनी का नोटिस दे सकता है लेकिन डिमांड नहीं देगा। इसके अंदर नोटिस स्क्रूटनी एंड असेसमेंट में भी डिमांड नहीं दे सकता, नोटिस ऑफ ऑडिट में भी डिमांड नहीं देगा। डिमांड इनिशियो करने के लिए डिपार्टमेंट को DRC 1A और 1 जो बनाना पड़ेगा उसके लिए इन किसी भी सेक्शन में बनेगा वो हमेशा सेक्शन 73 या 74 में या 76 में उसको बनाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट के ये पावर नहीं है कि इसके अंदर या 56 या 67 वो सारा असेसमेंट जो एडजुडिकेशन जितना भी होगा वो 73, 74 या 76 में ही कर सकता है। इन स्क्रूटनी या नोटिस वाले सेक्शन के अंदर वो आपका असेसमेंट करके आपको डिमांड नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नोटिस आ गया तो हम ये नहीं माने उसको कि साहब हमारे डिमांड नोटिस आ गया। अगर उसका कोई नोटिस आपके पास आया है तो फर्स्ट आपको इसकी इंक्वायरी करना पड़ेगा, आप उसके लिए रिप्लाई प्रेजेंट करें, देन आफ्टर अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो उसको ड्रॉप कर देगा। अगर वो ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है आपके दिए हुए जवाब से तो वो 3 चीजों को इनिशिएट कर सकता है आपके अगेंस्ट। पहली चीज, आपका केस डिपार्टमेंट ऑडिट के लिए रेफर कर सकता है, रेफरेंस के लिए उसको एक लेटर इशू करना होता है और वो रेफरेंस वहां दे देते हैं। सेकंड टाइप का वो आपके लिए इशू कर सकता है इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर के लिए आपका मैटर रेफर कर सकता है, आपके दिए हुए जवाब से संतुष्ट नहीं है। थर्ड टाइप का कोई इशू आता है कि वो खुद 73 या 74 की प्रोसीडिंग नई फ्रेश इनिशिएट करके आपको डिमांड दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिपार्टमेंट जिसमें असेसमेंट कर रहा है उसमें डिमांड नहीं देगा। डिमांड देने के लिए उसको सेपरेट सेक्शन इनिशिएट करने पड़ेंगे, सेपरेट प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी पड़ेगी फॉर इशूइंग द डिमांड नोटिस। नाउ क्वेश्चन आता है कि डिपार्टमेंट ने जो भी नोटिस दे रहा है अपन को, चाहे डिमांड नोटिस है चाहे स्क्रूटनी का नोटिस है, हमारे को क्या पॉइंट चेक करने चाहिए जो मेजरली मेरे को इश्यूज अभी तक डिपार्टमेंट के नोटिस में से मैं उन सबको मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। क्या क्या पॉइंट्स अपन को जो है नोटिस आते ही अपन को जॉट डाउन कर लेनी चाहिए कि ये सारी चीजें ठीक है या नहीं है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सबसे पहली चीज आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है जो CGST से गवर्न हो रहे हैं, जो भी नोटिस CGST डिपार्टमेंट इशू करेगा उन सबके लिए मैंडेटरी है डिन नंबर इशू करना। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट मैंने बोला सिर्फ CGST डिपार्टमेंट, चूंकि SGST में ऐसा कोई नोटिफिकेशन ये राजस्थान स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई सर्कुलर इंस्ट्रक्शन इशू नहीं की, तो इसका मतलब है SGST स्टेट डिपार्टमेंट जो अपना पहले डिपार्टमेंट कहलाता था वो विदाउट डिन के भी नोटिस इशू किया जा सकता है। डिन इनिशिएट किया सरकार ने सर्कुलर 122 से, जिसमें उन्होंने इनिशियली किया सर्च सीजन इंस्पेक्शन इन सबके लिए बोला। आफ्टर दैट एक सर्कुलर इन्होंने दिसंबर में निकाला था, सर्कुलर 128, जिसमें उन्होंने बोला कि सर आपका जो भी कोई कम्युनिकेशन होगा आज के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन करेगा तो उसमें डिन मैंडेटरी है। Nowadays I find each and every document contain DIN, but थोड़े दिन पहले रिस्की एक्सपोर्टर्स करके इन्होंने कुछ नोटिस इशू किए डिपार्टमेंट। अब क्वेश्चन आता है रिस्की एक्सपोर्टर्स क्या है साहब? डिपार्टमेंट का जो DG सिस्टम है, डिपार्टमेंट की एक यूनिट है DG सिस्टम, उसने कुछ एक्सपोर्टर्स को आइडेंटिफाइबल किया जो ह्यूज अमाउंट का एक्सपोर्ट का रिफंड लिया उन्होंने, लेकिन डिपार्टमेंट को उनमें कुछ सस्पिशियस था। उनके साथ एक रिस्की एक्सपोर्टर्स की लिस्ट सारे रेंज ऑफिसर में गई, साथ ही साथ सरकार ने एक सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर 131। उसके अंदर बोला कि साहब रिस्की जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं इनकी इंक्वायरी करो।
अब बड़ा इंटरेस्टिंग पेज बताता हूं सर आपको इस रिस्की एक्सपोर्टर्स वाले सिनेरियो में कि मैं यार डिन के साथ इसको ले क्यों रहा हूं, लिंक क्यों कर रहा हूं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब डिपार्टमेंट ने रिस्की एक्सपोर्टर्स के इशू किए तो उनका सर्कुलर एप्लीकेबल हो रहा था ओनली एंड ओनली फॉर द एक्सपोर्टर्स हु हैज एक्सपोर्ट द गुड्स, और डीजी सिस्टम ने उस लिस्ट में उस एक्सपोर्टर का नाम दिया। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के मैक्सिमम ऑफिस, रेंज ऑफिस से नोटिसेस उन सबको जा रहे थे जिन्होंने एक्सपोर्टर को माल सप्लाई किया। कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो मैं ए पर्सन हूं जिसने एक्सपोर्ट किया, लेकिन और मैं ए पर्सन ने एक्सपोर्ट किया और वो एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी गुड्स उसको चाहिए था उसने बी पर्सन से प्रोक्योर किया। तो सर्कुलर तो ये कह रहा था कि साहब ए पर्सन की आपको इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, बट डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, बी पर्सन पे भी इंक्वायरी कर रहा था, और इसके साथ साथ बी पर्सन ने जिससे मटेरियल परचेज किया सी पर्सन उससे भी इंक्वायरी कर रहा था। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेज आ गया कि साहब सरकार के जो ऑफिसर इशू कर रहे हैं नोटिस, उनके पास राइट है। इनफैक्ट बी और सी पर्सन जो सप्लायर हैं ए पर्सन को, उसने जिसने एक्सपोर्ट किया अल्टीमेट, उसके यहाँ पे प्रमाइसिस पे विजिट भी कर रही है उन्होंने। प्रमाइसिस से विजिट होने के बाद वो एक लेटर थमाते थे और बड़ा एग्रेसिवली, बड़ा रूडली उसमें बिहेव करते थे कि आपको ये इंफॉर्मेशन विद इन 2 डेज देनी है, अदरवाइज हम यहां बैठ के आपको इंस्पेक्शन करेंगे। वन इंसिडेंस विद हैपन विद मी कि एक ऑफिसर साहब आए, उन्होंने मेरे क्लाइंट को बोला कि साहब ये इंफॉर्मेशन लीजिए, ये हम आपको एक नोटिस थमा रहे हैं जो सर्कुलर 131 की कंप्लायंस में हमने इशू किया है। हम आपने जिस भी पार्टी को एक्सपोर्ट किया है, जो पार्टी एक्सपोर्टर है, उसकी सारी डिटेल दीजिए। तो साहब हमने कहा हमारा एसएससी ये तो आइडेंटिफाइबल ही नहीं कर सकता किसी भी तरीके से कि ये गुड्स एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हैं नहीं जा रहे। अल्टिल अनलेस हमारे को एक्सपोर्टर कोई डिक्लेयर अंडरटेकिंग नहीं दे, लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं था। हमने ऑफिसर साहब से क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करते साहब ऑफिसर साहब तो भड़क पड़े। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किया कि साहब आप तो इन्फॉर्मेशन दो, अदरवाइज हम यहीं बैठ के बनाएंगे। और हमारे को सर्कुलर से इंस्ट्रक्शन मिली है। क्लाइंट ने हमारे को कॉल किया कि सर ऐसी समस्या है, क्या किया जाए। अब वो जो रेफर कर रहे थे सर्कुलर, जिस सर्कुलर के बेसिस पे सब कुछ इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर रहे थे, उन्होंने बड़ा प्यारा वर्ड काम में लिया। मैंने पूछा साहब आप इंक्वायरी करने आ रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हो, या क्या करने आ रहे हो, ये तो बताओ सर। उन्होंने बोला कि मैंने पूछा, मेरे को लगा कि चलो नोटिस आया होगा इंस्पेक्शन सर्च या सीजर के लिए होगा जो इनके पास नोटिस है। तो उन्होंने एक नया वर्ड काम में लिया कि साहब हम तो इंक्वायरी करने आ रहे हैं, क्योंकि इंक्वायरी वर्ड सेक्शन 67-72 में नहीं था। तो मैंने कहा साहब ये तो इंक्वायरी कर रहे हैं तो इसका मतलब समथिंग इज देयर। मैंने पूछा साहब इंक्वायरी कैसे कर रहे हो, क्या कहते हो इंक्वायरी में। साहब हमारे को बोर्ड से गाइडलाइंस आई है सर्कुलर 131 में, जिसके हम इंक्वायरी कर रहे हैं। मैंने ऑफिसर साहब से पूछा कि साहब ये 131 का सर्कुलर तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर पे लागू होता है, हमने तो तो क्या हमारे पे भी लागू होता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने मेरे को, ये काउंटर क्वेश्चन के बाद मेरे को वहीं पे एक नोटिस दिया उन्होंने कि साहब आप ये जो हम आपके पास आए और आपने ये लेटर हमने उनको रिटर्न में एक लेटर दिया कि साहब हमने कोई एक्सपोर्ट नहीं किया, आपने लेटर दिया, चूंकि आपने डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया, आप हमारे को विद इन 3 डेज नोटिस दी जाए। हमने कहा साहब इस पर डिन मेंशन नहीं है। तो उन्होंने एक प्ली काम में ली कि साहब इमीडिएट हमारे को नोटिस इश्यू करना पड़ रहा है, इमीडिएट नोटिस इश्यू करना पड़ रहा है, कोई ऐसी अर्जेंसी। मैंने कहा साहब वो लॉ में लिखा है किसी अर्जेंसी में इमीडिएट नोटिस इश्यू करें तो ही एप्लीकेबल होगा, ऐसे कोई भी नोटिस जो इश्यू कर रहे हैं आप ऑफिस जाके कर सकते हैं, उस पर डिन मेंशन कर दें। उन्होंने विदाउट डिन नोटिस सर्व किया है और ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ उन्होंने किया। अल्टीमेटली जब हमने इसको ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने हमारी प्रोसीडिंग इस ग्राउंड पे ड्रॉप कर दी कि सर वी डू नॉट हैव एन राइट टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग अंडर सर्कुलर 131 बिकॉज circular 131 is applicable only for exporters, not other than supplier or exporters. तो very interesting thing, ये नियर फ्यूचर में भी ऐसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आने वाली है। डिपार्टमेंट की कोई भी सर्कुलर इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं वो लोग। नेक्स्ट टाइप का नोटिस डिपार्टमेंट इशू करता है स्क्रूटनी के लिए। स्क्रूटनी का जो नोटिस आ रहा है, जो मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा इशू कर रहा है अपना स्टेट जीएसटी, they wants to analyze the difference between the 3B and GSTR1. सेक्शन 61 का जो स्क्रूटनी का नोटिस है वो इशू करके
वो आइडेंटिफाइबर करना चाहते हैं जो डिफरेंस इन 3B एंड डिफरेंस इन 2A। जो 3B में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाई, सपोज करो आपने 3B के अंदर 1000 रुपीज शो करी और कोइंसिडेंसली आपकी 2A के अंदर क्रेडिट 80 रुपए की आ रही है, तो 20 रुपए का डिफरेंस शो करके वो आपको स्क्रूटिनी का नोटिस दे रहे हैं। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट दिस इज द नोटिस और डिमांड नोटिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोटिस ऑफ स्क्रूटनी एंड डिमांड नोटिस। ये आपका सिर्फ और सिर्फ स्क्रूटनी का नोटिस कहलाएगा, डिमांड नोटिस नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिपार्टमेंट जो ये नोटिस इशू कर रहा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20, तीनों सालों के लिए इशू किया डिफरेंट पीरियड पे। साहब मेरा एक छोटा सा सबमिशन यहाँ पे आता है कि क्या डिपार्टमेंट 3B 2A को बिफोर अक्टूबर 2019, बिफोर अक्टूबर 2019 की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अक्टूबर 2019 में रूल 36(4) इंसर्ट कर दिया गया था, जिससे हमारे को लॉ में बोल दिया गया कि साहब आपको कंपलसरी ही 2A से मैच करना है। बिफोर अक्टूबर 2019 ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जिसके अंदर हम 2A और 3B के से मैच करना हमारे को कंपलसरी था। अगर 3B 2A से हमारे को मैच करना कंपलसरी नहीं था तो क्या डिपार्टमेंट का दिया हुआ नोटिस वैलिड है? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, डिपार्टमेंट नोटिस तो दे दिया, नोटिस वैलिड भी मान लिया, लेकिन क्या डिमांड दे सकता है इस ग्राउंड पे कि साहब इनके 3B 2A में मैच नहीं कर रहा? इन दोनों क्वेश्चन को समझते हैं। सर इन माय हम्बल व्यू, डिपार्टमेंट नोटिस तो इशू कर सकता है। स्क्रूटनी का जो नोटिस AMS 10 है वो आपको 17, 18, 18, 19 और अक्टूबर 2019 बिफोर इशू ऑफ रूल 36(4)A ये इशू कर सकता है, लेकिन merely before the difference between 3B and 2A आपको डिमांड नहीं दे सकता। डिमांड सेक्शन 73 या 74 की प्रोसीडिंग इनिशिएट करके देगा। दोनों में डिमांड नहीं बनती है। इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। पहले तो समझते हैं इस नोटिस का जवाब कैसे देना है। अगर कोई ASMT 10 आपके पास आ गया, ऐसे स्क्रूटनी का नोटिस आ गया, तो उसको जवाब किस तरीके से देना है जिससे डिपार्टमेंट को ये प्रूव कर सके कि सर यू आर नॉट लायबल टू गिव मी डिमांड ऑन दैट ग्राउंड बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन 3B एंड 2A। तो सबसे पहले समझते हैं कि ASMT 10 का जवाब कैसे देना है। सब डिपार्टमेंट ASMT 10 का मैंने इधर साइड में एक पिक्चर भी इंसर्ट किया है कि ASMT 10 देता कैसे है और मांगता क्या है। डिपार्टमेंट कहता है कि साहब आपका इस पीरियड में आपकी 3B 2A में डिफरेंस है। 3B 2A में डिफरेंसेस आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके कुछ वैलिड रीजन है। इनमें से एक सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स जिनकी। दूसरा रहता है कि ओवरलैपिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का माल था जो करंट फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हुआ। और थर्ड मेन रीजन है कि जिनसे रिटर्न नहीं फाइल कर। इस नोटिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिपार्टमेंट इस नोटिस का जो ऑब्जेक्टिव मैं समझता हूं डिपार्टमेंट का, दो ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंट कोई भी नोटिस इशू करता है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। पहला डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हमने जो क्रेडिट ली, हम 3B के अंदर जो भी क्रेडिट ले रहे हैं वो सेल्फ असेस बेसिस पे ले रहे हैं, एग्री। अब जो क्रेडिट ली इसकी जेन्युइननेस को चेक करना चाहता है। जेन्युइननेस को चेक करने के लिए उसके थोड़ा टूल किया कि भाई साहब 2A के अंदर की क्रेडिट आ रही है नहीं आ रही। चलो हमने मान लिया कि साहब 2A के अंदर, तो उन्होंने जेन्युइननेस को भी चेक कर लिया। अब डिपार्टमेंट का इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है कि जो नॉन फाइलर रिटर्न्स है उन सबकी रिटर्न फाइल कराना। नॉन फाइलर्स और रिटर्न्स की फाइल कराना भी एक ऑब्जेक्टिव है। जब ये नोटिस इशू करता है डिपार्टमेंट, उसके अंदर वो पीरियड मेंशन करके डिफरेंस का रीजन निकाल देते हैं। अब बड़ा सरप्राइजिंग सारी सिचुएशंस हो रही है। जो 3B 2A का डिफरेंस है उसका जब रिप्लाई फाइल कर रहे हैं तो हमारे को इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। 5 मोटे पॉइंट मैंने हाईलाइट किए। सबसे पहले नोटिस आते हमारे को ASMT 11 में उसका जवाब देना है। जवाब देते समय हमारे को ये एक्सप्लेन करना है कि सेक्शन 16(2) में जो कंडीशन डिफाइन की है और सेक्शन 16(1) में जो प्रोसेस डिफाइन किया, उन दोनों को हमने पूरा फॉलो किया है। बहुत क्लियरली वर्ड से हमारे को सेक्शन 16(2) को बड़े अच्छे से हाईलाइट करना है कि सर हम सेक्शन 16(2) में जो 4 कंडीशन डिफाइन की है उसको कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं। सेक्शन 16(2) में क्या कंडीशन डिफाइन की है? सबसे पहली कंडीशन उन्होंने बोला कि वी हैव ऑन पोजीशन ऑफ इनवॉइस।
साहब हमारे पास इनवॉइस होना चाहिए जिसकी हम क्रेडिट ले रहे हैं। सेकेंड, उन्होंने कंडीशन बोला कि हमने गुड्स को रिसीव कर देना चाहिए। साहब गुड्स भी रिसीव हो गए। थर्ड कंडीशन उन्होंने बोली कि सप्लायर हैज पेड द टैक्स। फोर्थ कंडीशन बोली हमने क्रेडिट रिटर्न फाइल करके ले लेनी चाहिए। चारों कंडीशन हमने फुलफिल कर रही है। ये इमीडिएटली नोटिस के फर्स्ट पैरा में ही मेंशन करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पैरा में हमको ये प्रूव कर देना है कि साहब हमने जो क्रेडिट ली है वो हम वैलिडली एंटाइटल है उस क्रेडिट के लिए, और जो वैलिडली एंटाइटल हमारी क्रेडिट है वो मेयरली डिफरेंस इन 2A के बेसिस पे डिनाई नहीं की जा सकती। सेकंड, हमको एक रिकंसिलेशन बनाना है 2A और हमारी परचेज के बीच में। रिकंसिलेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। हमारे को ये जरूर आइडेंटिफाई, रिकंसिलेशन बना के हमको क्या आइडेंटिफाइबल करना है, रिकंसिलेशन बना के हमारे को सबसे पहली चीज आइडेंटिफाइबल करनी है कि रीजन क्या है डिफरेंस का। रीजन जो पता चल गया उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द रीजंस आर दैट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि साहब सेक्शन 16(2)A कहता है कि जब 4 कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब हम क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है। सेकंड, उसमें से क्रेडिट, फर्स्ट कंडीशन उन्होंने कहा इनवॉइस आ जाना चाहिए। सेकंड कंडीशन होता है मटेरियल रिसीव होना चाहिए। साहब मेरे एक सप्लायर वो झारखंड में सिचुएटेड है, झारखंड से मैंने रो आयरन मंगाया। उसने उस माल को, मैंने उसको ऑर्डर दिया था मार्च महीने में, उसने उस माल को डिस्पैच किया 25 मार्च को। 25 मार्च को उसने डिस्पैच किया और मेरे पास वो मटेरियल पहुंचा 5 अप्रैल को। सेक्शन 16(2) के हिसाब से मैं क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हूं जिस दिन वो माल मेरी फैक्ट्री में, मेरे प्रेमाइसेस पे, मेरे ऑफिस में, जिस जगह मैंने उसको रिसीव कर लिया है। तो रिसीव कब किया है साहब मैंने माल को मैंने रिसीव किया 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को जैसे ही मैं एंट्री करूंगा, चूंकि ये 5 अप्रैल को मैंने एंट्री करी, सप्लायर जो मेरा है उसने GSTR1 मार्च की भरी, क्रॉसिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मार्च की रिटर्न में उसने GSTR1 में शो किया, मार्च की 2A के अंदर वो मेरी शो कर रहा होगा, लेकिन 3B में मैंने क्रेडिट ले ली अप्रैल महीने में। तो वन ऑफ द मेन डिफरेंस ये आ रहा है। तो हमको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि सर मैंने 16(2) के हिसाब से क्रेडिट लिए है। सेक्शन 16(2) कहता है कि जब मैंने माल रिसीव किया तब क्रेडिट लेनी चाहिए। मैंने वही किया। मेरे सप्लायर के यहाँ से माल चला था, वो चला था मार्च महीने में। चूंकि मार्च महीने में उसने GSTR1 में शो किया, इसलिए अप्रैल की GSTR2A में नहीं आ रहा। वो मार्च की GSTR2A से आपको मैं मैच करा के दिखा देता हूं। सेकंड, जो नोटिसेज आ रहे हैं डिपार्टमेंट के, उनके अंदर वो कवर कर रहे हैं रिवर्स चार्ज की सप्लाई को भी। कहने का मतलब क्या है, रिवर्स चार्ज वो सप्लाई है जो 9(4) के तहत कवर हो रही है। हमको एज ए रिसिपिएंट ऑफ सर्विस हमको उन पे टैक्स देना है। चूंकि रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट, एज ए रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट हम उस पर टैक्स दे रहे हैं, तो 2A के अंदर अपीयर नहीं होती। इसके कारण भी डिफरेंस आ रहा है एक। इसके अलावा एक मेजर डिफरेंस आ रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का। हम कोई मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं, मटेरियल को जब इंपोर्ट करते हैं तो साहब हमें एज ए रिसिपिएंट, एज ए इंपोर्टर हमको उस पर टैक्स देना पड़ता है। वो भी 2A के अंदर मैच नहीं करता। ऑल्दो वो आइसगेट की साइड से लिंक है, लेकिन वो वहां पे भी शो नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली GSTN में एक फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी है जिससे वो आइसगेट का डेटा भी अभी नियर फ्यूचर में आपको इसके अंदर दिखने लग जाएगा। GSTR2A के वहां एक स्पेसिफिक कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं जिसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो दोनों पर रिवर्स हाथ दिया है, लेकिन डिपार्टमेंट हमको क्यों मांग रहा है इस सब के लिए? सर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास एक पूरी लिस्ट आती है। वो ऑफिसर्स कुछ दिमाग नहीं लगा रहे, लास्ट का जो टोटल है आपकी टोटल ITC को मैच करते हैं विद 2A। अगर वो टोटल लेंगे, टोटल का मतलब जो आपकी इंपोर्ट ऑफ गुड्स की ITC, RCM की अकॉर्डिंग से आपकी अगर ISD की कोई क्रेडिट है वो, और ऑल अदर ITC, चारों ITC, पांचों ITC का टोटल करके वो क्रेडिट टोटल दिखाते हैं, उसको 2A से मैच करना चाहते हैं। बट वैसे RCM एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो उसमें मिलेगी नहीं। यह भी हमारे को पॉइंट स्पेसिफिकली हाईलाइट करना है। नाउ क्वेश्चन इज दैट अब हमारे कुछ ऐसे वेंडर मिल जाते हैं जो नोटिस डिपार्टमेंट ने इशू किए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और अक्टूबर 2019 से पहले, जिनकी क्रेडिट 2A में आज तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो क्या डिपार्टमेंट हमारे को क्रेडिट के लिए डिनाई कर सकता है?
मैंने कहा सर उस समय कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था जिससे डिपार्टमेंट डिनाई कर सकता उस क्रेडिट को। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रूल 36(4) वो प्रोविजन है जिसमें डिपार्टमेंट को हमको बाइंड किया, हमारे को इंस्ट्रक्ट किया कि हमारी एलिजिबिलिटी डिफाइन करी, वन मोर क्राइटेरिया उन्होंने इंसर्ट किया रूल में जाके। अब उस रूल को भी पढ़ते हैं अपन। उससे पहले देखो कि उन सब जिनकी मैच नहीं हो रही उन सब के लिए क्या करें हम। उन सब के लिए सर मैंने प्रैक्टिकली क्या किया, जब भी ऐसी सिचुएशन आई हमने उन सारे सिनेरियो में उन सारे जो वेंडर्स थे जो 2A के अंदर मैच नहीं कर रहे, उन सब की इनवॉइसेस की कॉपी डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस कर दी कि साहब आप ये कॉपी लीजिए, हमने तो इनके बेसिस पे क्रेडिट लिए। अब डिपार्टमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करता है कि सर चूंकि 16(2) आपका ये कहता है कि आप क्रेडिट तभी मिलेंगे जब सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया हो। तो यहां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके रिप्लाई में डालना है आपको कि साहब merely reflecting in 2A is not the basis that supplier had paid the tax, because 3B के तहत तो टैक्स पे करता है। और आज के डेट में भी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो ये बता सके कि इस असेसी ने टैक्स पे किया या नहीं किया। और इस मैकेनिज्म को देने की जिम्मेदारी, इस मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की थी है। तो डिपार्टमेंट ने चूंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म एस्टेब्लिश नहीं कर रखा, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेरे अगेंस्ट कोई डिमांड आप नहीं दे सकते हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर से डालना पड़ेगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। डिपार्टमेंट आपको, मेरे साथ एक प्रॉब्लम आई कि डिपार्टमेंट ने मेरे पे ह्यूज डिफरेंस था। उन्होंने मेरे को एक नोटिस दिया कि सर हम तो ये डिमांड कंफर्म करेंगे, आपको शोकोज देंगे। मैंने कहा साहब शोकोज किस बात का देंगे? बोले आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, तो आप इन वेंडर ने रिटर्न ही नहीं भरी, टैक्स पे ही नहीं किया। मैंने कहा साहब इन वेंडर्स ने रिटर्न नहीं भरी, 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ये बेसिस नहीं हो सकता मेरे को डिमांड देने का। बोले क्यों? साहब मैंने जो उनको रिटर्न में एक्सप्लेन किया कि साहब टैक्स का पेमेंट होता है वो GSTR 1 से नहीं होता, GSTR 1 के बेसिस पे 2A बनता है। 2A किससे बनता है? GSTR 1 के बेसिस पे। और GSTR 1 के बेसिस पे टैक्स का पेमेंट नहीं होता है। जब GSTR 1 के बेसिस पे टैक्स का पेमेंट नहीं होता है, टैक्स का पेमेंट किससे होता है? फिर टैक्स का पेमेंट होता है GST 3B से। जब GST 3B से टैक्स का पेमेंट हो रहा है, तो साहब GST 3B से उस चीज को मैच करने का आज तक कोई मैकेनिज्म डिपार्टमेंट नहीं दिया। अब डिपार्टमेंट ही कोई मैकेनिज्म नहीं दे रहा, तो मैं कहां से डेवलप करूं सर उस मैकेनिज्म को? ये तो डिपार्टमेंट की प्राइम ड्यूटी थी इस मैकेनिज्म को डेवलप करने की। और फिर मैंने उनको एक एडिशनल चीज कहा कि साहब लॉ में ये बता दो कौन सा प्रोविजन था उस पीरियड में 17, 18, 18, 19 और अक्टूबर 19 की 2 में मेरी मैच ही करनी चाहिए। नहीं मैच कर रही तो मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। चूंकि लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो आप मेरी क्रेडिट को डिनाई नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली उन्होंने मेरे को DRC 01 ये दिया था, डिमांड एस्टेब्लिश कर दी थी। DRC 01 क्या है? 73 की कोई प्रोसीडिंग है, 74 की प्रोसीडिंग कोई भी इनिशिएट कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट एक लेटर इश्यू करता है और लेटर इश्यू करके बताता है कि मैं आपके खिलाफ ये प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहा हूं। उसको उन्होंने उस ग्राउंड पे ड्रॉप किया। नाउ क्वेश्चन आता है कि रूल 36(4) सबसे पहले मैंने बार बार डिस्कस किया रूल 36(4) क्या है और इसको कैसे एप्लीकेबल करना है, इसके अंदर क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स है। इसमें अभी आज ये अक्टूबर महीना में क्या प्रॉब्लम आने वाली, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर करता हूं। देखो सर, सबसे पहली बात करते रूल 36(4). रूल 36(4) क्या है? रूल 36(4) सरकार ने एक नया रूल इंसर्ट किया और रूल के इंसर्ट में उन्होंने इनिशियली कहा था कि आप 20% जो 2A में क्रेडिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उन्होंने ठीक तरीके से डिफाइन किया। पहला बोला सेक्शन 16(2) में जो क्राइटेरिया जो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं वो कंडीशन फुलफिल करो। मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि सर आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन बोलाई थी मटेरियल रिसीव हो जाना चाहिए। थर्ड कंडीशन बताई थी आपने जो रिटर्न है वो एलिजिबल होना चाहिए क्रेडिट लेने के लिए, आपने रिटर्न फाइल कर दिया। हम चारों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे पे एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। ये तो मैं एलिजिबल हूं, लेकिन एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लगाई रूल 36(4) से। इसका मतलब रूल 36(4) ओवर एंड अबाउ सेक्शन 16 के चला गया। तो यहां पे एक बड़ी चीज, इंटरेस्टिंग चीज सामने आ गई कि जब रूल ये कह रहा है, रूल क्या कहता है, आप रूल की बात करते हैं।
इनिशियली ये रूल आया था कि आपकी जो जीएसटी 2A में क्रेडिट आ रही है उससे 20% एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। 20% एक्स्ट्रा किसकी होगी? जो एलिजिबल क्रेडिट 2A के अंदर आ रही है। एलिजिबल का मतलब वो सारी क्रेडिट जो सेक्शन 17(5) में या तो ब्लॉक नहीं है या रूल 42-43 में आप उनका रिवर्सल करना बनता है। तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना है एलिजिबल क्रेडिट है। 2A के अंदर से आपको फाइंड करना पड़ेगा एलिजिबल क्रेडिट, और जो आपकी 3B में इस महीने जिन जिन वेंडर्स की क्रेडिट लेने जा रहे हो वो सारे मैच करने चाहिए। जो मिसमैच हो सकता है वो 20% के बियॉन्ड नहीं हो सकता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि रूल 36(4) क्या लीगली इसके अंदर इशू आएंगे? सर ये रूल 36(4) जो है वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में आज की डेट में चैलेंज किया जा रहा है। साहब ऐसा क्या है रूल 36(4) में जो इसको चैलेंज कर रहे हैं हम डिफरेंट हाई कोर्ट्स में? पूरी ट्रेड इंडस्ट्री इसके क्या नुकसान हो रहा है कि साहब जिस क्रेडिट के लिए मैं वैलिडली एलिजिबल था उसको यहां से डिनाई कर रही है डिपार्टमेंट। डिनाई मियरली नॉन फाइलिंग रिटर्न बाय द सप्लायर। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों इसके अंदर ऐसी क्या चीज आ गई जिसके लीगलिटी चेक करने के लिए आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके जा रहे? सर बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बताता हूं कि साथ सेक्शन 16 में हमारे को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया, उसके बाद सेक्शन 41 में इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी, लेकिन रूल में आके एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लग गई और जो रिस्ट्रिक्शंस लगी वो सेक्शंस को ओवरराइड कर रही है। कहने का मतलब सेक्शन जो कि एक्ट का पार्ट है, एक्ट को रूल ओवरराइड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में बड़ा क्लियर कहा है कि साहब कोई भी रूल किसी भी एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता, वो सपोर्ट कर सकता है, सप्लीमेंट नहीं कर सकता। रिसेंटली पीताम्बरा बुक्स का भी एक जजमेंट आया गुजरात हाई कोर्ट में, उसमें भी बड़ा प्यार से इन्होंने एक्सप्लेन किया रिफंड वाले मैटर में कि साहब जब रूल में कोई एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, वहां पे वो रिस्ट्रिक्शन जैसे यहां लगाई ना इन्होंने एडिशनल रिस्ट्रिक्शन, चूंकि सेक्शन में कोई एडिशनल रिस्ट्रिक्शन नहीं थी रिफंड के टाइम पे, लेकिन यहां इन्होंने वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है जैसे रूल में उन्होंने रिफंड लेते समय एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, रिफंड की कैलकुलेशन में एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। क्या वो रिस्ट्रिक्शन सारी वैलिड होगी, लॉ में एलिजिबल होंगे उन सारे रिस्ट्रिक्शंस के लिए? तो चूंकि इस ग्राउंड पे इसको मेजरली चैलेंज किया जा रहा है, अभी तक इसकी बात करें तो अभी क्वेश्चन आता है कि साहब इन सारे हाई कोर्ट्स में इसको चैलेंज किया तो कोई हाई कोर्ट का कोई व्यू आया क्या? सर मैक्सिमम हाई कोर्ट्स में जिनमें मेरे को आइडिया है उनके सिर्फ इंटरिम रिलीफ आई है। इंटरिम रिलीफ में उन्होंने डिपार्टमेंट को प्रेजेंट होकर अपना व्यू बताने के लिए नोटिस इशू किए हैं। कहने का मतलब कार्रवाई चालू है 36(4) के लिए, लेकिन अभी तक कोई हाई कोर्ट ने इसको क्वेश्चन नहीं किया है, कोई हाई कोर्ट ने सेटिस्फाइड नहीं किया, कोई हाई कोर्ट ने इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई है। अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई है तो हमारे को एक बार इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, सितंबर महीना अपना खत्म हो गया साहब, अपना एक रूल है सेक्शन 16 में, सेक्शन 16 में एक सेक्शन है, सबसेक्शन 4, वो कहता है कोई भी क्रेडिट आप सितंबर महीने के बियॉन्ड नहीं ले सकते अगर वो क्रेडिट पिछले फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती है। तो कहने का मतलब है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 आपकी कोई क्रेडिट है, वो क्रेडिट आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम सितंबर महीने तक की रिटर्न में आप क्रेडिट ले सकते हो, सितंबर महीने की रिटर्न फाइल करने तक। कहने का मतलब अगर आपकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट सपोज करो 20 अक्टूबर है, तो आप 20 अक्टूबर तक उस क्रेडिट को अपनी बुक्स में सितंबर महीने की रिटर्न में ही डालनी पड़ेगी। सितंबर महीने के बुक्स अकाउंट में आपको डाल के 20 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करके उसकी क्रेडिट ले लो। क्वेश्चन आता है कि साहब मैंने पूरे साल रूल 36(4) को कंप्लाई किया, जब से अक्टूबर में आने लगा तब से मैं इसको कंप्लाई करते चल रहा था, मैंने उन सारे वेंडर्स की क्रेडिट 3B के अंदर नहीं ली जो 2A के अंदर मैच नहीं कर रहे थे। चूंकि वो 2A के अंदर मैच नहीं कर रहे थे, मेरे को रूल 36(4) कहता था मैं क्रेडिट नहीं ले सकता, मैंने क्रेडिट नहीं ली, और कोइंसिडेंटली सितंबर महीने तक भी वो क्रेडिट मैच नहीं हुई क्योंकि उन वेंडर्स ने रिटर्न नहीं भरी। इस सिचुएशन के अंदर मेरी उस क्रेडिट का क्या होगा? मैं आप सर को ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं?
मैं वापस से बताता हूं, सेक्शन 16(4) आपको कहता है कि सितंबर महीने तक क्रेडिट ले सकते हो। सितंबर महीने की रिटर्न फाइलिंग करते समय तो मेरी जो फाइनेंशियल ईयर की क्रेडिट थी 19-20 की, जो वेंडर्स ने मेरे को क्रेडिट दी थी वो वेंडर्स मेरे साथ मैच नहीं कर रहे, 2A के अंदर मैच नहीं कर रहे, रूल 36(4) की कंप्लायंस में मैंने क्रेडिट नहीं ली और सितंबर महीने तक भी वो मैच नहीं करे। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्या करना चाहिए? और सितंबर बाद में उनकी क्रेडिट भी नहीं ले सकता। अगर मैं क्रेडिट नहीं लेता हूं तो मेरी लैप्स हो जाएगी वो क्रेडिट। तो सर इसमें मेरा एक व्यू है, एम्बल व्यू है, वो क्या कहता है कि साहब आप जो भी कोई क्रेडिट ले रहे हैं, जो भी आपकी क्रेडिट है, उसको सितंबर महीने की रिटर्न फाइल करते समय पूरी क्रेडिट को अवेल कर लीजिए। अवेल करने का मतलब क्या हुआ? आपको जो क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर 19-20 की है और वेंडर्स की क्रेडिट 2A के अंदर मैच नहीं करी, 2A के अंदर मैच नहीं करी तो रूल 36(4) में आपने क्रेडिट नहीं ली। आप सितंबर महीने की रिटर्न में उनकी क्रेडिट को अवेल कर लीजिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं यहां पे, आप उसको यूटिलाइज नहीं कीजिए। अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो सर सेक्शन 73-74 की प्रोसीडिंग भी आपकी इनिशिएट हो जाएगी। अगर आपने मियरली अवेल किया है तो आप पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं दे सकता डिपार्टमेंट सेक्शन 50 में। कोई पावर नहीं है सेक्शन 50 में मियरली अवेल के बेसिस पे डिपार्टमेंट हमको कोई इंटरेस्ट की डिमांड दे सकता है। सेम व्यू आल्सो कंफर्म बाय द पटना हाई कोर्ट जजमेंट। और स्टेट सेंट्रल इंडिविजन में भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम आई थी, तब मैंने इसी चीज को अवेल किया कि साहब आप मैंने कोई क्रेडिट है उसको अनयूटिलाइज कर रखा है, जब तक कि मैंने उसको यूटिलाइज नहीं किया तब तक उसकी क्रेडिट नहीं पे इंटरेस्ट नहीं लग सकता। डिपार्टमेंट समहाउ इज अ व्यू दैट इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लॉ में कोई प्रोविजन ही नहीं है जो अनयूटिलाइज क्रेडिट पे मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर सके। अब क्वेश्चन आता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्रेडिट अवेल कर लीजिए। अगर क्रेडिट आपने सितंबर महीने तक अवेल कर लिया उसके बाद आप उसको अवेल नहीं कर सकते, इसलिए आप अवेल तो कर लीजिए लेकिन यूटिलाइज तब कीजिए जब वो क्रेडिट 2A के अंदर मैच कर जाए और फिक्स क्राइटेरिया मैच कर जाए। और अनटिल अनलेस कोई ना कोई हाईकोर्ट का जजमेंट आपके फेवर में नहीं हो, अदरवाइज डिपार्टमेंट डिमांड दे सकता है। अब क्वेश्चन आता है डिमांड देगा तो कौन से सेक्शन में डिमांड देगा और कैसे करके डिमांड इनिशिएट करेगा। डिपार्टमेंट आपको स्क्रूटनी के डिमांड दे सकता है, डिपार्टमेंट आपके ऑडिट के टाइम पे डिमांड दे सकता है, और सर्च एंड सीजर की प्रोसीडिंग में भी जो इंक्वायरी इंस्पेक्शन की प्रोसीडिंग है उसके अंदर भी वो डिमांड दे सकता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट क्या रूल 36(4) लॉ के हिसाब से वैलिड है आज की डेट में? सर मेरा इसमें एक व्यू है कि जब तक कि कोई डिसीजन एक्सपेक्टेड है, कोई ना कोई फेवरेबल डिसीजन, अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट जो है कोई ना कोई हाई कोर्ट देगा, जब तक कि कोई डिसीजन हमारे पास नहीं होता और रूल में कोई इंसर्शन हमारे को डाल रखी है और इस इंसर्शन की पावर मेरे हिसाब से सेक्शन 41 से ये लोग ले रहे हैं, अगर वो पावर दे रखी है तो हमको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंसेस होता है, हमने इसको फॉलो नहीं किया तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है साहब? 73 में 74 में हमसे जो प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, हम पे डिमांड रेज कर सकता है, इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ सकती है 73 में क्या, और 74 में हमसे इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों की डिमांड कर सकता है। नाउ अगला क्वेश्चन आता है कि साहब असेसमेंट ऑफ रिटर्न फॉर नॉन फाइलर्स रिटर्न, ये इस टाइप के नोटिसेस की भी भरमार है बड़ी। अभी समय ट्रेड एंड सोसाइटी के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि साहब बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने रिटर्न्स नहीं फाइल की, उन सारे रिटर्न्स नहीं फाइल करने की वजह से डिपार्टमेंट उनको शो को नोटिस दे रहा है फॉर कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन। अब ये क्या प्रोविजन है? सर लॉ ये कहता है कि कोई एसएससी अगर 6 महीने तक रिटर्न नहीं फाइल करता है तो डिपार्टमेंट शो को नोटिस दे के उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। अब शो को नोटिस कौन देना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सर। मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है, मेरे वाले केस में मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ, मैंने बताया मेरा एसएससी जो था वो सिविल लाइन में रजिस्टर्ड था, लेकिन उसको नोटिस कहां से आया? जोधपुर से। शोकॉज नोटिस इश्यू कर दिया जोधपुर की अथॉरिटी ने। मेरा एसएससी सिचुएटेड था सिविल लाइन जयपुर राजस्थान में। मेरा पिन कोड जिस एरिया में आता है उस एरिया में क्या उस जुडिक्शन ऑफिसर का जुडिक्शन था जिसने मेरे को शोको नोटिस इश्यू किया।
वन ऑफ द रियल लाइफ प्रॉब्लम विद मी कि साहब ऐसी सिचुएशन आ गई, मेरे एसएससी ने टैक्स की पेमेंट नहीं करी थी, 6 महीने तक रिटर्न नहीं फाइल की थी, और चूंकि कोई ऐसी कोइंसिडेंस हो गया था उसके साथ, वो फाइल भी नहीं कर सकता था नेक्स्ट कुछ महीने तक। एसएससी ने बोला सर कोई दिमाग लगाओ और इस नोटिस से बचाओ। हमने साहब उस नोटिस को एक ही ग्राउंड पे चैलेंज किया, सबसे इंपॉर्टेंट लेके, कि साहब हमारी गलती है, हम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, जो भी कुछ है, लेकिन हमको सबसे पहले बताओ कि आप हमारे प्रॉपर ऑफिसर हो नहीं हो। क्योंकि सेक्शन 160 एक सेक्शन है जिसमें बोला अगर आपने इस नोटिस की कंप्लायंस पे रिस्पॉन्ड कर दिया और आपने इसकी प्रोसीडिंग को मान लिया, प्रोसीड कर दिया, तो आपका ये ग्राउंड नहीं लिया जा सकता कि नोटिस में ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है, वो सब नल एंड वॉइड हो जाएगी सारी एरर। हमने उस कंप्लायंस में उनको ऑफिसर को कह दिया और नोटिस दे दिया कि साहब हम तो जो रिप्लाई देने हैं कि साहब हमारे आप प्रॉपर ऑफिसर ही नहीं हो, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर के लिस्ट डिफाइन है, प्रॉपर ऑफिसर डिफाइन है 2 क्लॉज 91 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 91 में डिफाइन है कि मेरे जुडिक्शन का वो ऑफिसर होना चाहिए। क्योंकि जोधपुर में मेरा नोटिस आया था, मेरे को जोधपुर से, और वो मेरा जुडिक्शन ऑफिसर नहीं था, तो उन्होंने मेरे को रजिस्ट्रेशन का नोटिस दिया। मैंने उनके सामने प्राइमरी ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने हमारे ऑब्जेक्शन को डिनाई कर दिया और हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। हमने इसी ग्राउंड पे अपील फाइल करी। अपील में अर्ली हियरिंग की अपील एप्लीकेशन लगाई कि चूंकि हमारा रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया है डिपार्टमेंट ने, कैंसिल कर दिया है, जिसमें हमारे को बिलीव है कि जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है उसका ग्राउंड गलत है, तो हमारे को इसको हियर करना चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। जोधपुर में मैंने हियरिंग कराई उसकी, और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया किया। अपील जो हमारे फेवर में डिसाइड हुई उसका एक ही ग्राउंड था, वो एक ही ग्राउंड उन्होंने लिखा कि चूंकि यह प्रॉपर ऑफिसर नहीं है, चूंकि यह प्रॉपर ऑफिसर नहीं है, तो दिया गया जो नोटिस है और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो किया है वो गलत है। गलत के बेसिस पे उन्होंने मेरे को ऑफिसर को डायरेक्ट किया कि इनका रजिस्ट्रेशन को रेगुलराइज किया जाए। चूंकि रिवोक की पावर तो तभी आएगी जब 30 दिन में आप टैक्स का पेमेंट कर देंगे और रिटर्न फाइल कर देंगे सारी की सारी। अल्टीमेटली वो आज के डेट में रजिस्ट्रेशन मेरा एक्टिव कर दिया डिपार्टमेंट ने वापस, ऑन द बेसिस ऑफ अपील इफेक्ट। मैंने कहा साहब ये अपील का ऑर्डर है, इसकी कंप्लायंस में आपको ये कंप्लायंस करके कहा। अपील ने कहा विद इन 15 डेज इनका रजिस्ट्रेशन रेगुलराइज किया जाए। अल्टीमेटली उसको कर दिया। अब क्वेश्चन आता है, डिपार्टमेंट ने एक गलती और करी वहां पे, और एक बहुत मेन गलती समझ में आ रही है कि डिपार्टमेंट जो कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन करता है उसमें उसको असेस करना था लायबिलिटी के लिए, वहां वो 0-0 असेस करके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। तो क्या डिपार्टमेंट बाद में भी असेसमेंट कर सकता है लायबिलिटी का? सर इन माय हम्बल व्यू 5 साल तक डिपार्टमेंट आपको कभी भी असेसमेंट करके आपकी लायबिलिटी डिफाइन कर सकता है। जिनका सुओ मोटो कैंसिलेशन किया है उनको भी, ऑल्दो ये मैक्सिमम ऑफिसर्स ने गलती करी है। यहाँ पे उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन किया है, जो नोटिस शोको नोटिस के बाद जो ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन है उसमें वो डिमांड 0-0 बताते हैं डिपार्टमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि साहब जब मैंने डिमांड डिक्लेयर ही नहीं की तो डिपार्टमेंट को ऑफिसर को कैसा पता चलेगा? साहब लॉ कहता है कि ऑफिसर को रीजनेबल बेसिस पे उसका असेसमेंट करना पड़ेगा, और मेरी हम्बल व्यू है कि साहब वो स्क्रूटनी का नोटिस दे के सेक्शन 64 में जो स्क्रूटनी, 61 में जो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का जो नोटिस है वो देख के मेरी रिटर्न्स को मेरी जो रिटर्न्स नहीं फाइल की उसका असेसमेंट कर सकता है। नॉन 64 सॉरी मैं यहाँ गलत बोल गया, 62 में नॉन फाइलर्स का मेरा असेसमेंट का नोटिस दे के मेरे को असेसमेंट कर सकता है, और असेसमेंट करके मेरी लायबिलिटी मेरे को बता सकता है, जिस लायबिलिटी को मेरे को पे करनी पड़ेगी। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि साहब मेरा तो 30 दिन भी गुजर गया, मैंने 30 दिन भी रिटर्न नहीं फाइल करी, मेरा सब कुछ हो गया, चूंकि मेरे पास फंड क्राइसिस था इसलिए रिटर्न नहीं फाइल की, तो क्या डिपार्टमेंट मेरे को इस सिचुएशन में नोटिस दे सकता है? इस सिचुएशन में मेरे पास क्या कोरोसिव एक्शन है? डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो साहब इसके अंदर एक बहुत वैलिड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि साहब देखो उसी पॉइंट में मैं 16(4) को भी आपको, जब 16(4) लड़ेंगे ना अपन, जब 16(4) की बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि साहब जो रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं 3B रिटर्न में क्यों नहीं फाइल कर रहा, उसका मेन रीजन है मेरे पास, जो मेरे को आज तक प्रैक्टिकली सोसाइटी में समझ में आया कि साहब फंड क्राइसिस है, मैं टैक्स का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इसलिए मेरी रिटर्न नहीं जा रही। अदर देन टैक्स की रिटर्न का, टैक्स का पेमेंट के अलावा इश्यू होता है तो मैक्सिमम लोग फाइल कर देते हैं विद इन 30 डे नोटिस आने के बाद।
कुछ लोगों को नोटिस सर्व नहीं हो पाता, उस वजह से रिटर्न नहीं फाइल करती। तो साहब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि साहब लॉ के अंदर एक प्रोविजन है। लॉ क्या कहता है कि साहब आपकी जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो रिटर्न होगी सेक्शन 30। लेकिन जीएसटी पोर्टल एक लिमिटेशन इशू कर रहा है। जीएसटी पोर्टल क्या कह रहा है कि साहब आपको बिना टैक्स का पेमेंट किए आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। और ऐसा मिनट्स ऑफ मीटिंग, जीएसटी डिपार्टमेंट की मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो जीएसटी काउंसिल के जो डिसीजन आते हैं उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग का भी मैं एक हवाला देता हूं, जिसमें उन्होंने माना है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है 31 जीएसटी काउंसिल की, उसका एजेंडा नंबर 7 है, जिसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी ने एक व्यू दिया, लिखा है बकायदा मिनट्स ऑफ मीटिंग में कि साहब बिना टैक्स का पेमेंट के रिटर्न जा सकती है। ऑल्दो वो रिटर्न इनवैलिड होगी लेकिन रिटर्न फाइल की जा सकती है। तो साहब मेरे को जो 6 महीने का आपने नोटिस किया है, 6 महीने मैंने रिटर्न नहीं फाइल करी बिकॉज मेरे पास टैक्स का पेमेंट करने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैंने रिटर्न नहीं फाइल की। अब मैंने रिटर्न नहीं फाइल की तो मेरे आप अपील में जाके बहुत वैलिड ग्राउंड आप ले सकते हैं। इसकी ऑर्डर की जो डिसीजन कैंसिलेशन का ऑर्डर आ गया उसकी एक अपील कीजिए और अपील में वैलिड ग्राउंड लीजिए कि साहब चूंकि इस पोर्टल पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी जिससे मैं टैक्स का पेमेंट नहीं कर सकता था, इसके बेसिस पे चूंकि पोर्ट लॉ ये कहता है कि बिना टैक्स का पेमेंट किए भी रिटर्न जा सकती है और जीएसटी पोर्टल पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर फैसिलिटी मैं रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहा था। आज मैं टैक्स भी जमा कराना चाहता हूं, आप इस मेरे रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर दीजिए। सर रजिस्ट्रेशन रिवोक हुए ऐसी सिचुएशन में भी। नाउ अगला क्वेश्चन आता है, अगली टाइप का नोटिस जो आता है डिपार्टमेंट की ऑडिट का नोटिस। क्या चीज है डिपार्टमेंट की ऑडिट? सर यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि साहब जिसकी ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कर दी 9C में, क्या उसकी भी डिपार्टमेंट ऑडिट कर सकता है? यस सर, डिपार्टमेंट उसकी भी ऑडिट कर सकता है जिसने 9C फाइल किया ओसीसी ने। कहने का मतलब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट कर दी, उसकी भी ऑडिट डिपार्टमेंट कर सकता है और प्रैक्टिकली कर रहा है। क्वेश्चन आता है डिपार्टमेंट का जब ऑडिट का नोटिस आता है तो उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें। सबसे पहले वो आपको एक नोटिस इशू करते हैं कि साहब हमारे को आपका जो डीजीए सिस्टम जो है वो उसने आपकी ऑडिट अलॉट करी है, आपको ऑडिट अलॉट करी है तो आपको हमारे को विद इन 15 डेज ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उसके साथ आती है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के बाद डिपार्टमेंट आपके ऑफिस प्रेमाइसिस पे आता है ऑडिट करने के लिए। साहब क्या ऑफिस प्रेमाइसिस पे डिपार्टमेंट आ सकता है ऑडिट करने के लिए? यस सर, आ सकता है। सेक्शन 65 में उनको ये पावर दे रखी है कि वो क्लाइंट की प्रेमाइसिस पे जाके, अपने एसएससी की प्रेमाइसिस पे जाके, रजिस्टर्ड पर्सन की प्रेमाइसिस पे जाके उसकी ऑडिट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिकली सर ऑडिट में क्या पूछता है, क्या देखता है डिपार्टमेंट? ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपको शेयर करता हूं। चूंकि मैक्सिमम एसएससीज में अगर आपने 3B GSTR 1 और आपकी बुक्स अगर प्रॉपरली रिकंसाइल है तो सबसे पहले वो रिकंसिलेशन को डिपार्टमेंट चेक करना चाहता है कि जो आपका ऑडिटरी टर्नओवर है उस पे प्रॉपरली टैक्स पे कर दिया गया है या नहीं कर दिया। और इसके बाद डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा फोकस रहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। मैक्सिमम पैरा मैंने आज तक जितने भी ऑडिट के देखे हैं उन मैक्सिमम पैरा में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में ही बात करी है। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ही पैरा बनाते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड ही पैरा बनाते हैं। जनरली उन सबके ये रहते हैं कि साहब आपने इस क्रेडिट का प्रोपोर्शनेट रिवर्सल नहीं किया एग्जाम टर्नओवर के लिए, आप 17(5) में इनएलिजिबल थे उस क्रेडिट को लेने के लिए। अब डिपार्टमेंट का इनएलिजिबल क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट होता है, बड़ा वेग होता है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। डिपार्टमेंट जो ऑडिट हो रही है डिपार्टमेंट की, उसमें वो बहुत सारे ऐसे खर्चे जिसकी वो डिसअलाउंस कर रहे हैं जबकि वो लॉ में ऐसी कोई परमिशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट जो डिसअलाउंस कर रहा है हमारी ऑडिट के लिए, वो ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि इन सबकी ऑडिट में मैंने पाया कि इन सबकी क्रेडिट आपने ले रखी है और इस क्रेडिट के लिए आप इनएलिजिबल है, तो वो क्या इशू करेगा हमारे को?
सबसे पहले डिपार्टमेंट प्रैक्टिकली और लीगली वो आपको एक ऑब्जर्वेशन शीट ऑब्जर्व करके देता है कि साहब मेरे को इन खर्चों पे जो आपने क्रेडिट ली है या ये अमाउंट आपने शॉर्ट टैक्स पे किया, उसकी एक रिपोर्ट बना के देता है जिसको ऑडिट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट कहते हैं। क्या ऑडिट ऑब्जर्वेशन, प्राइमरी जो ऑडिट ऑब्जर्वेशन उनके हैं उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए? यस सर, उनको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है तो हायर ऑफिसर जब इनकी कमेटी में जो कमेटी होती है ऑडिट कमेटी जिसमें पैरा जाता है, तो कई बार उन्होंने इस पैरा को छोड़ा है बिकॉज ऑफ लीगल ग्राउंड। अगर आप मानते हैं कि उसके अंदर लीगल ग्राउंड आप प्रोड्यूस कीजिए कि साहब मैं इस ग्राउंड पे एलिजिबल। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि साहब एलिजिबल क्राइटेरिया, डिपार्टमेंट कहता है आप इनएलिजिबल है, हम कहते हैं एलिजिबल है, तो किसको प्रूव करना पड़ेगा कि हम एलिजिबल है? डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा इनएलिजिबल। साहब लॉ ये कहता है कि आपको बीइंग एसएससी आपने कोई क्रेडिट ली है तो इज योर ड्यूटी टू प्रोड्यूस, तो आपको एविडेट करना पड़ेगा, तो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि मैं इस क्रेडिट के एलिजिबल हूं। डिपार्टमेंट की ड्यूटी नहीं है, डिपार्टमेंट कतई ही डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ऐसा लॉ में लिखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे पूरा डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस आपको कंप्लीट करनी चाहिए। ऑडिट के टाइम पे ऑडिट आए उससे पहले आपको सारा ब्रीफ बताना चाहिए डिपार्टमेंट को, आप प्रैक्टिकली ऑडिट को डील कैसे करते हैं। उन सारी सिचुएशन में सबसे पहली चीज होती है ब्रीफ अबाउट द बिजनेस, बिकॉज मैंने ये देखा है कि जो ऑडिट वाले जब ऑडिट करते हैं तो बहुत सारे खर्चों को डिसअलाउड कर देते हैं। जब मैं इनको बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करा, मैंने जब भी बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उन्होंने समझा कि चूंकि बिजनेस में रिक्वायरमेंट थी, मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी, मैं एलिजिबल था क्रेडिट लेने के लिए, उन्होंने मेरे को क्रेडिट के लिए एलिजिबल था, और जैसे ही बिजनेस को एक्सप्लेन किया उनके समझ में आ गया कि भैया इस बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, इस बिजनेस में क्रेडिट लेने के एलिजिबल है। उनको बिजनेस के बारे में पूरा ब्रीफ करना। क्या डिपार्टमेंट हमारे एक एक बिल वाउचर मांग सकता है? यस सर, एक एक बिल वाउचर डिपार्टमेंट मांग सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, डिपार्टमेंट अगर हमारी फैक्ट्री प्रेमाइसेस, बिजनेस प्रेमाइसेस पे एंट्री करता है तो क्या हमारी और भी चीजें सर्च इनिशिएट कर सकता है उसके बेसिस पे? सर मैंने ऐसा कभी देखा नहीं कि ऑडिट के बेसिस पर सर्च इनिशिएट हो गई। ऑडिट कंक्लूड, डिपार्टमेंट की ऑडिट टीम है वो सर्च में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती है until unless they had joint commissioner give the power to them। होता क्या है प्रैक्टिकली, डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई मेजर टैक्स इवेजन है जो डिपार्टमेंट की ऑडिट के ड्यूरेशन में समझ में आता है, तो डिपार्टमेंट उसको ऑडिट जो टीम है वो अपने इन्वेस्टिगेशन विंग को लिखती है, एंटी विजन विंग को लिखती है, डीजीजीआई को लिखती है कि मेरे को ये इवेजन समझ में आ रहा है, आप कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट कीजिए। देन आफ्टर वो सेपरेट प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। डायरेक्टली ऑडिट जो है वो सर्च या सीजर या इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। ये डिफरेंट, बिल्कुल प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट है, ऑडिट का प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट है। नाउ क्वेश्चन आता है कि ऑडिट के बेसिस पे ऑडिट मेरा एक नोटिस है या डिमांड नोटिस है? ऑडिट के बेसिस पे ऑडिट की मेरी जो ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने मेरे को प्रोड्यूस की है, मेरे को बताया है कि साहब ये आपकी फाइंडिंग्स है, बिल्कुल डिटेल फाइंडिंग होनी चाहिए कि साहब इसके बेसिस पे मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगा। क्या वो ऑडिट की डिटेल फाइंडिंग, उस ऑडिट की डिटेल फाइंडिंग के बेसिस पे मैं आपको डिपार्टमेंट क्या डिमांड इनिशिएट कर देगा डायरेक्टली ऑडिट के बेसिस पे? सर मेरा मानना है कि एडजुडिकेशन जो होगा उसका एक सेपरेट प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी पड़ेगी। वो प्रोसीडिंग सेक्शन 73, 74 में जिसमें डिपार्टमेंट एलिजिबल समझता है वहां पे उस प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना पड़ेगा। देन आफ्टर वी विल हैव जो डिमांड नोटिस इश्यू होगा। यहां से डायरेक्टली डिमांड नोटिस इश्यू नहीं होगा, और डिमांड नोटिस जो इश्यू करेगा इन माय हम्बल व्यू जुडिक्शनल ऑफिसर, जो जुडिक्शन ऑफिसर है, जुडिक्शन में आपका जो भी पावर है, मॉनेटरी पावर। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मॉनेटरी पावर को ध्यान में रखना। जो DRC 01A इनिशियली डिमांड नोटिस कोई भी इशू करना है तो डिपार्टमेंट एक लेटर के थ्रू इंटीमेशन देता है कि भाई साहब मैं, और विद कैलकुलेशन देता है कि मैं आपकी इतने रुपए की डिमांड एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं। उस फॉर्म को बोलते हैं DRC 1A। डिपार्टमेंट जो DRC 1A इशू करता है उसके अंदर जो डिमांड अमाउंट है उसकी एक मॉनेटरी लिमिट डिपार्टमेंट ने डिफाइन कर रखी है
कि साहब इस मॉनेटरी लिमिट में ये ऑफिसर पावर है डिमांड नोटिस इशू करने का। सर बहुत सारे नोटिस में मैंने ये कमी पाई है कि डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो डिमांड नोटिस मेरे को इशू किया उनके पास वो पावर ही नहीं थी। उन्होंने बियॉन्ड जो सर्कुलर में पावर देख के उसके बियॉन्ड जाके उन्होंने नोटिस इशू किया। प्रॉपर ऑफिसर, एक बहुत बड़ी एम्बिग्यूटी अभी ठीक कर दी सरकार ने, एक सर्कुलर 133 ला के 3/3 एक सर्कुलर है डिपार्टमेंट ने जिसमें उन्होंने ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर डिफाइन किया है कि कौन से ऑफिसर में किस ऑफिसर के पास क्या पावर है। साहब सुपरिटेंडेंट साहब ने मेरे को नोटिस इशू कर दिया 74 का इंटरेस्ट की, जब बहुत सारे नोटिस इंटरेस्ट की लड़ाई चल रही थी सेक्शन 50 की, तब मेरे को सेक्शन 50 का नोटिस इशू कर दिया और मेरे खिलाफ 122 74 सबकी प्रोसीडिंग उन्होंने इनिशिएट कर दी और मेरे को कहा कि साहब आपको ये जमा कराओ अदरवाइज मैं आपका अकाउंट पे अटैच करूंगा। ये धमकी उन्होंने दी। साहब सबसे पहले मैंने देखा उस नोटिस के अंदर कि उस नोटिस का जो क्वांटिफिकेशन था, अमाउंट था, वो बियॉन्ड पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट साहब था। वो जो नोटिस था वो मिनिमम एसी या डीसी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर साहब को इशू करना था, लेकिन वो नोटिस किसने इशू कर दिया? सुपरिटेंडेंट साहब ने। तो वो क्या वैलिड नोटिस माना जाएगा? सर ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके इनिशियल नोटिस आए उसी के अंदर ये वन ऑफ द मेन ऑब्जर्वेशन दे दिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि साहब इस सिंपली इसी ग्राउंड पे आपको क्या नोटिस का रिप्लाई देना है या मेरिट्स पे भी उसके बारे में कुछ बोलना है? सर इन माय हम्बल व्यू आप इस ग्राउंड के साथ साथ मेरिट्स जरूर से डालें, क्योंकि मेरिट्स जो होगी इनिशियल लीवी मेरिट्स वो आगे तक आपको बेनिफिट देगी। एक बार लिया हुआ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंटली काम आता है। और मेरा ये फ्यूचर में देखो जीएसटी के अंदर ऐसी प्रोसीडिंग अभी तक डिपार्टमेंट ने बहुत कम कंप्लीट करी है। एक कोइंसिडेंस सर्विस टैक्स में था जब मॉनेटरी लिमिट के बियॉन्ड इन्होंने जाके मेरे को इशू किया था, उसमें कमिश्नर अपील ने, उस डिपार्टमेंट ने माना कि कमिश्नर अपील ने मान लिया था कि सर इन्होंने जो मॉनेटरी लिमिट के बियॉन्ड इशू किया है ये पावर नहीं थी, तो इनको फ्रेश डिमांड नोटिस इशू किया था। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रेश डिमांड नोटिस इशू करने का मतलब क्या हो गया? चूंकि ये मैटर ट्रिब्यूनल से रिमांड होकर कमिश्नर अपील को डायरेक्शन आए थे कि इसको मैटर को इस ग्राउंड पे डिसाइड किया जाए। लिमिटेशन साहब जो मेरे को 73 और 74 सेक्शन की लिमिटेशन थी, 3 साल और 5 साल जो सर्विस टैक्स में हुआ करती थी कि साहब 5 साल के तक की डिमांड दी सकती है, 3 साल तक की डिमांड दी सकती है। अगर वो नोटिस मेरा 3 साल बाद इशू हुआ तो मेरी 3 साल की डिमांड तो अपने आप ही ड्रॉप हो गई। तो बड़ा बैक एंड से बड़ा रिलीफ उस एसएससी को मिला जब मैंने उस ग्राउंड पे, जब ट्रिब्यूनल ने हमारे को, कमिश्नर अपील ने भी उस मानने को माना, ट्रिब्यूनल ने उस अपील को माना, तो बड़ी अच्छी डिमांड उस एसएससी की कंप्लीट हुई। अब ये हमने ऑडिट, डिपार्टमेंट ऑडिट के बारे में समझा था। अब अगला क्वेश्चन आता है नोटिस इशू फॉर सेक्शन 16(4). सर सेक्शन 16(4) क्या बोला है पहले तो ये समझाओ सर। सेक्शन 16(4) मैंने आपको इनिशियली ब्रीफ किया था। सेक्शन 16(4) एक सेक्शन है जो ये कहता है एग्जाम्पल के रूप में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 कि आपको अगर क्रेडिट लेनी है 1920 की कोई भी क्रेडिट लेनी है, क्रेडिट कहां से लेंगे? रिटर्न फाइल करके आपको क्रेडिट मिलती, ऐसा सेक्शन 16(2) में लिखा है। इसका मतलब जब रिटर्न फाइल करके आपको क्रेडिट मिलती है तो सारी रिटर्न्स आपको कब तक फाइल कर देनी चाहिए, इसकी टाइम लिमिट सरकार ने डिफाइन कर दी। टाइम लिमिट क्या डिफाइन कर दी सरकार ने? बोला सितंबर महीने की रिटर्न फाइल करते समय आपको, रिटर्न फाइल करते समय आपको आपकी सारी रिटर्न फाइल कर देनी है सितंबर महीने की रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट तक। कहने का मतलब यह है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 की कोई भी रिटर्न हमारी पेंडिंग है जिसके अंदर हमारे को क्रेडिट लेनी है, उसको लास्ट डे डिफाइन कर दिया 20 अक्टूबर 2020 तक मेरे को जो मेरी ड्यू डेट है, सपोज करो 20 अक्टूबर मेरी ड्यू डेट है तो मेरे को 20 अक्टूबर तक वो रिटर्न फाइल कर देनी। अदरवाइज 24 आती है मेरी ड्यू डेट तो मेरे को 24 तक फाइल कर देनी। अगर मैं फाइल नहीं करता तो क्या मेरी क्रेडिट डिसअलाउड कर सकता है? डिपार्टमेंट डिनाई कर सकता है मेरी क्रेडिट? सर डिपार्टमेंट ने ऐसे नोटिस इशू किए हैं, हम उसको एक बार एनालिसिस करते हैं कि साहब सेक्शन
जो है हमारे को एलिजिबल करता है क्रेडिट लेने के लिए, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना क्या क्या डिफाइन किए हैं, हम सेक्शन 16 को सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। सेक्शन 16 बहुत क्लियरली कहता है विद सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एज में बी प्रेस्क्राइब एंड मैनर में बी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49। साहब कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस, अब क्वेश्चन आता है कि साहब इन्होंने कहा सबसे पहले कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन, सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज में बी प्रेस्क्राइब and in manner specified in section 49, manner specified in section 49। अब ये बात करते हैं कि साहब कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस की बात क्या है, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस कहां प्रेस्क्राइब की हुई, इस कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन को समझते हैं सबसे पहले। साहब कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस प्रेस्क्राइब की जो भी कंडीशन है वो सेक्शन 16(2) में डिफाइन करती है। कंडीशंस क्या कंडीशन उन्होंने डिफाइन की, हम बात करते हैं कंडीशन की दोबारा। सेक्शन 16(2), सेक्शन 16(2), ये सेक्शन 16(2) है। सेक्शन 16(2) 4 कंडीशन ब्रॉडली डिफाइन करता है साहब। हमारे पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन उन्होंने कि गुड्स को रिसीव कर जाना चाहिए। थर्ड का उन्होंने कंडीशन बोला एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स विद द गवर्नमेंट। थर्ड फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39, इसके कारण सेक्शन 16(4) को वो ट्रिगर कर रहे हैं कि साहब सेक्शन 16(4) में लाके इन्होंने कहा कि साहब वो फाइलिंग नहीं थे। लेकिन इससे पहले आपको समझना पड़ेगा सेक्शन 16(2) क्या कहते हैं, किससे स्टार्ट करता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लॉज। कहने का मतलब है कि सेक्शन 16(2) ओवरराइड करेगा पूरे सेक्शन 16 को। सेक्शन 16(2) सबसे ओवरराइडिंग होगा। नॉट विद स्टैंडिंग से ये स्टार्ट होता है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, साहब लिख दिया इस पूरे सेक्शन में कुछ भी कहा हो उन सब के ऊपर हमारी ये 4 कंडीशन मानी जाएगी। वो 4 कंडीशन क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जब सेक्शन 16(4) का नोटिस आ रहा हो तो हमारे को सबसे पहला रिप्लाई देना चाहिए कि साफ सेक्शन 16(2) ओवरराइडिंग सेक्शन है, वो साफ साफ कहता है कि कंडीशन फुलफिल करनी है, वो कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। सेकंड, सेक्शन 16 में कंडीशन किया, रिस्ट्रिक्शंस तो हमने बता दी कि साथ सेक्शन 16(2) में जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हमने फॉलो कर ली। मैनर प्रेस्क्राइब किया सेक्शन 49 में। सेक्शन 49(1) में कहता है कि साहब जो हम सेक्शन 41 में कहता है कि हम सेल्फ असेस के बेसिस पे क्रेडिट लेंगे। मैंने स्पेसिफाइड इन सेक्शन 41 दैट आईटीसी शुड बी टेकन सेल्फ असेस बेसिस ऑन फाइलिंग रिटर्न एंड द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो क्रेडिट आ जाएगी। हम जो भी क्रेडिट लेंगे वो सेल्फ असेस बेसिस पे लेंगे। अब रिस्ट्रिक्शंस कहां लगाई, रिस्ट्रिक्शंस लगाई उन्होंने सेक्शन 17 में कि साहब इन क्रेडिट के लिए आप एलिजिबल हो। सर हमने कहा सेक्शन जो 16(4) का रिप्लाई डाला उसके अंदर ये भी मेंशन करे बड़ी स्पेसिफिकली कि साहब मैंने वो सारी क्रेडिट नहीं ली है जो सेक्शन 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट मेरे को डिफाइन की थी, उनकी क्रेडिट भी मैंने फेंकी और जो मैनर आपने प्रेस्क्राइब किया था उसके बेसिस पे लिए। और थर्ड उन्होंने बोला कि साहब टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि साहब चूंकि ऐसी कोई फंक्शनलिटी लॉ में अवेलेबल नहीं है जिससे ये प्रूव हो जाए कि टैक्स का पेमेंट इनवॉइस वाइज इनवॉइस लिंकिंग अवेलेबल है या नहीं है। साहब कुछ लोग कहेंगे कि जीएसटीआर 2A अवेलेबल तो है। सर जीएसटीआर 2A जीएसटीआर 1 से बनता है, जिसके अंदर कहीं पे भी ये प्रूव नहीं होता कि साहब जीएसटीआर 1 के बेसिस पे टैक्स पे होता है, क्योंकि टैक्स का पेमेंट जीएसटीआर 3B के बेसिस पड़ता है। 3B में जो सप्लाई दिखा दी जाती है उसके बेसिस पे टैक्स का पेमेंट किया जाता है। जो 3B में जो सप्लाई दिखाई है मेरी, जो 3B मैंने सप्लाई दिखाई है और मैंने उसमें टैक्स का पेमेंट कर दिया, आज की डेट में 3B के बेसिस पे इनवॉइस वाइज इनवॉइस लिंकिंग नहीं है, क्योंकि 3B एक समरी रिटर्न है। चूंकि इनवॉइस वाइज इनवॉइस लिंकिंग अवेलेबल नहीं है तो मैं क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हूं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सेक्शन 16(4) के रिप्लाई देते समय डालना है, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट और बार बार ये लिखना है कि साहब चूंकि जीएसटी 3B में ऐसी कोई फंक्शनलिटी नहीं थी जिससे मैं बिना टैक्स का पेमेंट किए भी रिटर्न फाइल कर सकता था। बिना टैक्स का पेमेंट किए भी रिटर्न फाइल कर सकता था मतलब क्या सर सेक्शन 39 में जो रिटर्न डिफाइन किए वो सेक्शन 3B एक रिटर्न है। सर इसके लिए भी बात करेंगे हम, इसके लिए भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। गुजरात हाई कोर्ट ने आप इन कंपनी के जजमेंट में इसको डिफाइन किया, लेकिन वो मैटर आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो सर क्या आप कहेंगे डिपार्टमेंट को, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी रिप्लाई में जरूर डालना चाहिए कि सर जब मैं चूंकि 3B रिटर्न में
लॉ में ऐसी कोई प्रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं 3B रिटर्न विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भी फाइल कर सकता था, मैं फाइल कर सकता हूं। लॉ ये कहता है चूंकि आपके सिस्टम में ऐसी रिस्ट्रिक्शन डाल रखी है, मैं रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहा, इसलिए मेरी रिटर्न आप जो है वो मैं रिटर्न नहीं फाइल कर पाया, इसलिए 16(4) की वैलिडिटी मेरे पे एप्लीकेबल नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जजमेंट हमारे फेवर में इसमें जरूर आएगा। डिपार्टमेंट ये भी मैटर 16(4) भी बहुत सारे कोर्ट्स में आज की डेट में पेंडिंग है। वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट जो आज की डेट में दिया हुआ है गुजरात हाईकोर्ट ने आप एंड कंपनी का मैटर दिया है। आप एंड कंपनी में उन्होंने 39 की रिटर्न को ही 3B को 39 की रिटर्न नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि सर 39 सेक्शन में जब तक की रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया था, जिस दिन तक गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट आया था तब तक 39 की रिटर्न GST 3 रिटर्न हुआ करती थी। और कोई सुप्रीम कोर्ट बड़े क्लियर वर्ड्स में कहता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से असेसी के राइट्स छीने नहीं जा सकते। हाँ, तुम कोई फेवर की चीज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ला सकते हो, ऐसा सेटल प्रिंसिपल है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि साहब क्या गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट राजस्थान में एप्लीकेबल होगा? सर, राजस्थान में एप्लीकेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कैनन स्टील के केस में बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा है कि एक स्टेट, एक ऐसा कोई लॉ जो पार्लियामेंट से पास हुआ हो, जिसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे इंडिया में हो, ऐसा कोई लॉ जो पार्लियामेंट से पास हुआ और जिसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे इंडिया में हो, किसी भी हाई कोर्ट में का दिया हुआ डिसीजन एप्लीकेबल होगा दूसरे स्टेट में, अनटिल अनलेस जिस स्टेट में ओसीसी फॉल करता है उस स्टेट के जुडिक्शन हाई कोर्ट का कोई कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट अवेलेबल नहीं हो। क्या राजस्थान हाई कोर्ट का कोई ऐसा डिसीजन है जो 16(4) के बारे में कुछ कहता है? सर, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई जजमेंट आज की डेट में नहीं है। सुप्रीम राजस्थान हाई कोर्ट में बहुत सारी रिट पिटीशन फाइल है 16(4) के लिए, लेकिन आज की डेट में कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं है। तो इन माय हम्बल व्यू आप एंड कंपनी का जो जजमेंट है वो वैलिडली एप्लीकेबल होगा राजस्थान में भी। कैनन स्टील का एक जजमेंट है, आप नोट कर लीजिए, बड़ा प्यारा जजमेंट उन्होंने लिखा था, कस्टम लॉ पे लिखा है। और उन्होंने कहा चूंकि ये सेंटर की लेवी है और इसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे इंडिया में है, तो एक हाईकोर्ट का दिया हुआ डिसीजन दूसरे हाईकोर्ट के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट के एसएससी के लिए एप्लीकेबल होगा अनटिल अनलेस जिस स्टेट में एसएससी रजिस्टर्ड है उसके जुडिक्शन हाईकोर्ट का, सपोज करो हम राजस्थान में सिचुएटेड है, हमारे राजस्थान हाईकोर्ट का कोई कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट अवेलेबल नहीं हो। अगला जो नोटिस सबसे ज्यादा ट्रिगर कर रहा है इसमें नेक्स्ट टाइप का नोटिस है ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट अंडर रूल 86A। ये रूल 86A क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्या कहता है रूल 86A? रूल 86A 5 कंडीशन प्रिस्क्राइब करता है और ऑफिसर को ओनली एंड ओनली 5 कंडीशन में पावर देता है ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट। 5 ही कंडीशन डिफाइन किए, 5 से 6ठी कंडीशन नहीं लगा सकता ऑफिसर। पहली चीज बात करते हैं 5 कंडीशन, इनको एक एक को समझते हैं। 5 कंडीशन क्या है? 5 कंडीशन उन्होंने बोला कि साहब, पहला पॉइंट उन्होंने लिया कि साहब 5 कंडीशन उन्होंने बोला, इनवॉइस इशू बाय रजिस्टर्ड पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस। जो पर्सन आपको इशू नोटिस कर रहा है वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, कहने का मतलब डमी फर्म है, उसकी वो क्रेडिट ब्लॉक कर सकता है। सेकंड, आपने कोई ऐसी क्रेडिट ले ली जो डिपार्टमेंट ये प्रूव कर दे कि ये गुड्स रिसीव नहीं हुए, रीजन टू बी रिकॉर्ड इन रिटर्न, कहने का मतलब मियरली किसी के स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या क्रेडिट ब्लॉक कर सकता है? साहब, आपका जो सप्लायर है उसके यहाँ शर्त पे उसने स्टेटमेंट दे दिया, मैंने तो सिर्फ इनवॉइस इशू किए थे, तो क्या यहाँ पे इनवॉइस यहाँ पे क्रेडिट ब्लॉक कर सकता है? इसके बारे में भी अपन अभी एनालिसिस करेंगे। मेरी अम्बल व्यू मैं आपको इसको पूरा डिटेल में एनालाइज करूंगा। थर्ड, उन्होंने कहा टैक्स चार्ज ऑन नॉट बीन पेड, कि जो टैक्स चार्ज किया इस इनवॉइस पे उसका पेमेंट नहीं किया हो। फोर्थ, इन्होंने बोला कि रजिस्टर्ड पर्सन जिसने इशू किया इनवॉइस वो उस एड्रेस पे ही प्रेजेंट नहीं करता हो, जो क्रेडिट लेने वाला भी प्रेजेंट नहीं करता हो। दोनों ही सिचुएशन में, तो कहने का मतलब क्रेडिट लेने वाला जिस एड्रेस से वो क्रेडिट ले रहा है उस एड्रेस पे वो प्रेजेंट नहीं कर सकता, तो उस केस में डिपार्टमेंट उसकी क्रेडिट ब्लॉक कर सकता है। फिफ्थ कंडीशन, उन्होंने बोला कि जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्रेडिट ले रहा है वो डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल नहीं है।
अब कह रहे हैं सिर्फ 5 कंडीशन उन्होंने डिफाइन की, क्या 5 कंडीशन के बियॉन्ड डिपार्टमेंट जा सकता है? सर नहीं जा सकता, रूल में बड़ा क्लियर बोला है कि ओनली 5 कंडीशन चाहिए। अब 5 कंडीशन में अगर उन्होंने कोई नोटिस देना है तो क्या उनको प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी पड़ेगी? रीजन टू बी रिकॉर्ड इन रिटर्न। आपको जो भी नोटिस आएगा उसके पहले, नोटिस देने से पहले उनको नोटिस देने के और ब्लॉक करने की क्रेडिट, आपकी जो भी क्रेडिट ब्लॉक की है उसके रीजन रिकॉर्ड्स करने पड़ेंगे। अगर उसने रिकॉर्ड नहीं किए तो अब क्वेश्चन आता है कि सर आपको रीजन रिकॉर्ड कर लिया और उन्होंने सर्व नहीं किए, तो क्या आप उसे रीजन रिकॉर्ड की कॉपी देते हैं? सर इसकी भी अपन बात करते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट कहता है कि रीजन रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देता हूं कि जो मैंने रियल लाइफ में फेस किया कि साहब मेरे यहाँ पे एक ऑफिसर आए इंक्वायरी करने कि साहब हमारे को ये इंक्वायरी है, आपकी एक शिकायत आई है और शिकायत किसी आदमी ने करी संपर्क पोर्टल पे। संपर्क पोर्टल पे उन्होंने मेरी शिकायत करी और कहा कि ये आदमी, ये जो आपका डीलर है, ये ऐसा काम करता है जिसमें नॉन एग्जिस्टेंस में और आईटीसी, फेक आईटीसी लेता है। डिपार्टमेंट ने उसके बेसिस पे मेरे पे इंक्वायरी इनिशिएट की। इंक्वायरी करने के लिए डिपार्टमेंट ने कुछ ऑफिसर्स मेरे प्रेमिसेस पे भेजे। वो ऑफिसर, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। वो ऑफिसर आए कि साहब हमारे को आपकी इंक्वायरी करनी है, हमारे को देखना है कि आपके रिकॉर्ड्स प्रॉपर है नहीं है और आपकी सब कुछ प्रॉपर आया नहीं है, आपका स्टॉक प्रॉपर आया नहीं है। चूंकि आप ऐसा फील, हमारे पास ऐसी शिकायत है आपकी कि विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस आप जो है बिना इनवॉइस इशू किए आप माल बेचते हैं और कुछ क्रेडिट आपने ऐसी ले रखी है जिसके इनवॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं। 2 ग्राउंड उन्होंने इनिशिएट किए। साहब एसएससी के पास जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो अपने सीए को फोन करते हैं। मेरे पास उनका कॉल है कि साहब ऐसी एक इंक्वायरी करने के लिए आए हैं ऑफिसर साहब और उन्होंने हमारे स्टॉक टेकिंग लेनी चालू कर दी है, तो साहब हमको क्या करना चाहिए? साहब मैंने कहा साहब अगर आपकी इंक्वायरी करने आ रहे हैं तो आप इनके एक ऑथराइजेशन ले लीजिए। साहब थोड़ी देर बाद जब मैं वहां पहुंचा तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। ऑफिसर साहब जो इंक्वायरी करने आए थे वो इंक्वायरी कैसे इनिशिएट कर दी और उनके पास क्या अथॉरिटी थी वो मैं बता। साहब जॉइंट कमिश्नर साहब ने एक डिप्टी कमिश्नर साहब को एक लेटर लिखा था और जिसमें संपर्क पोर्टल की शिकायत के बारे में हवाला दिया था कि एसएससी पे मेरे पास शिकायत आई है कि एसएससी बिना इनवॉइस के माल बेचता है और उसके पास कुछ ऐसी क्रेडिट ले रखी है जिसका इनवॉइस इसके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसकी इंक्वायरी की जाए। तो ऑफिसर साहब ने जो मेरे को ऑथराइजेशन वो शेयर किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब आप आए हैं, आप हमारे को एक ऑथराइजेशन दिखा दीजिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से ऑथराइजेशन दिखाया और ऑथराइजेशन देखो कितना खतरनाक उन्होंने ऑथराइजेशन दिखाया। मैं देख के शॉक कर गया कि ये क्या। उन्होंने ऑथराइजेशन दिखाया कि साहब जॉइंट कमिश्नर साहब का दिखाया हुआ लेटर था, जॉइंट कमिश्नर का इशू का लिया लेटर था डिप्टी कमिश्नर को, और डिप्टी कमिश्नर साहब ने उस लेटर पे मार्क कर दिया अपने जेसीटीओ एसीटीओ साहब को कि साहब इसकी इंक्वायरी कीजिए। जेसीटीओ साहब की पूरी टीम अवेलेबल थी, वो हमारे स्टॉक वगैरह ले रखे थे। साहब मैंने उनसे कहा कि साहब रूल 139 में जॉइंट कमिश्नर को डायरेक्टली जेसीटीओ साहब को ऑथराइज करना था, यू आर नॉट द प्रॉपर ऑफिसर। जब उनको ये बात समझ में आई कि कुछ कह रहे हैं सीए साहब, तो उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली मेरे से बिहेव किया। फिर मैंने कहा साहब एक काम कीजिए, आप हमारा जो स्टॉक टेकिंग करना है, जो कुछ करना है कर लीजिए, लेकिन आप ये आपकी जो पंचनामा या जो भी कागज आप बना रहे हैं नोटशीट, उस पे लिखिए कि ग्राउंड डालिए कि उन्होंने ये ऑब्जेक्शन डाला है कि साहब यू आर नॉट द प्रॉपर ऑफिसर। जब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि साहब रिटर्न में ले लीजिए, मैं रिटर्न में आपको लेटर देता हूं, आप रिटर्न में ले लीजिए कि आप प्रॉपर ऑफिसर नहीं है, जो सेक्शन 71 में आप इंक्वायरी कर सकते हैं मेरे प्रेमाइसिस पे आके, मैं मानता हूं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर कौन होगा? वो कहता है सेक्शन 61 क्या कहता है कि जॉइंट कमिश्नर शैल हैव एक्सेस टू प्लेस ऑफ प्रेमाइसिस टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। जॉइंट कमिश्नर ऑथराइज करना चाहिए, जॉइंट कमिश्नर ऑथराइज करता है रूल 139 में, और उसको INS-1 देना होगा उस पर्टिकुलर ऑफिसर के नाम, जिस ऑफिसर को इंक्वायर करना है। क्वेश्चन आता है साहब, जिस ऑफिसर को इंक्वायर करना था उस ऑफिसर के नाम ऑथराइजेशन था जो लेटर मेरे को दिखाया। सर वो INS-1 नहीं था, वो एक लेटर था जॉइंट कमिश्नर का, लेटर दिया हुआ डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर जेसीटीओ को मार्क करके लेटर दे दिया और उसके बेसिस पे मेरी प्रेमाइसिस पे कर ली।
तो मैंने तो कहा साहब आप जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं मैंने तो उसको मैंने उसको वैलिड नहीं कराने का, मैंने कहा साहब आप तो मेरी प्रेमाइसिस पे एंट्री नहीं कर सकते साहब। आप प्रेमाइसिस पे एंट्री करने के लिए आपके पास रूल 139 का वैलिड ऑथराइजेशन INS1 फॉर्म में होना चाहिए, और उस INS1 फॉर्म में जॉइंट कमिश्नर साहब आपको आपके नाम के साथ ऑथराइज करने चाहिए, वो आपके पास नहीं है। तो आप जो प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहे हैं ये गलत है और ये गलत मानी जाएगी साहब। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा साहब ये ऑब्जेक्शन, प्राइमरी ऑब्जेक्शन मेरे को लिखवा लीजिए। अब आप पूछोगे सर आपने उस समय ऑफिसर को क्यों बार बार इंसिस्ट कर रहे थे? क्योंकि सर सेक्शन 160 है, वो कहता है कि अगर आपने प्राइमरी ऑब्जेक्शन जो भी आपके थे वो आपने इनिशियली नहीं डाले, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होते समय बाद में कोई काम नहीं करेंगे, उस इंक्वायरी को आपने रिस्पॉन्ड कर दिया तो आपके प्राइमरी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। फिर वो मेरे को समझा रहे कि सर मैंने पिछले 20 दिनों में 15 से 16 विजिट करी है ऐसी, वहां पे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप पहले ऐसे सी हैं जिन्होंने ऐसा ऑब्जेक्शन किया। मैंने कहा साहब देखो मेरा स्टॉक यही है, आप आपके ऑफिसर को यहाँ छोड़ दीजिए, आपके जॉइंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर साहब जिनके पास आप ले जाना चाहते हैं वहां ले लीजिए, वो कहेंगे वैलिड है और आपको INS फॉर्म देंगे तो मैं आपको ऑथराइज कर दूंगा मेरे प्रेमाइसिस पे जो कुछ करना है वो करने के लिए, अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल नहीं करने दूंगा। अल्टीमेटली सर वो जब मैंने उनको सेक्शन पढ़ाया, रूल पढ़ाया, तो उनके समझ में आ गई कि समथिंग इज देयर। उन्होंने अपने ऑफिसर से बात की कि साहब ये ऑब्जेक्शन करते हैं, ये नोट शीट पे लिखना चाहते हैं। साहब उन्होंने सबसे बड़ा मेरे लिए अच्छा काम क्या किया, और सबसे बड़ा काम किया उन्होंने नोट शीट पे लिख दिया। उन्होंने नोट शीट पे लिख दिया कि साहब इन्होंने ये ऑब्जेक्शन दिए हैं, और वो नोट शीट के बेसिस पे प्रोसीडिंग इनिशिएट करके वो अपने डिप्टी कमिश्नर साहब के पास चले गए। जैसे ही वो डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने मेरे को नोटिस इनिशिएट किया, तो मैंने कहा साहब ये प्रोसीडिंग तो नल एंड वॉइड वैसी हो गई, इन्होंने गलत ऑथराइजेशन के बेसिस पे काम इनिशिएट किए, इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किए, इंक्वायरी इनिशिएट किए, इनके पास तो पावर ही नहीं थी। और सर बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ, उस बेसिस पे मेरे ऑब्जेक्शन के बेसिस पे जॉइंट कमिश्नर साहब को इंटरवीन करना पड़ा और मेरी प्रोसीडिंग को ड्रॉप करा डिपार्टमेंट ने। तो साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी रूल 86A के लिए भी रूल 86 ये बोलता है रीजन टू बी रिकॉर्ड इन रिटर्न। जब रीजन टू बी रिकॉर्ड इन रिटर्न आप मांगोगे ना डिपार्टमेंट से, तब आप पाओगे उसके अंदर कि वो ऑफिसर आपकी प्रेमाइसिस पे इंक्वायरी करने आया होगा, वो प्रेमाइसिस आपकी प्रेमाइसिस पे एंट्री किया होगा, इंस्पेक्शन किया होगा आपके, फिर उसने ऑब्जेक्शन दिया होगा कि मैंने इस तारीख को इतने बजे मैंने इस प्रेमाइसिस पे एंटर करी, मैंने ये पाया कि यहाँ पे ये चीजें एप्लीकेबल नहीं थी। सर वो 86 है कि ब्लॉकिंग तो स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके पास न तो सेक्शन 67 का ऑथराइजेशन होता है न सेक्शन 71 का ऑथराइजेशन होता है। दोनों ऑथराइजेशन उसको लिखने पड़ेंगे रीजन इन टू बी रिकॉर्ड इन रिटर्न। अगर आपने जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी रीजन टू बी रिकॉर्ड इन रिटर्न की मांगी, उसके अंदर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि उसके पास कोई ऐसा ऑथराइजेशन नहीं था। ऑथराइजेशन नहीं था तो आप इमीडिएटली उसकी फाइल कीजिए अपील, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। सर इस ब्लॉक क्रेडिट के अंदर मैंने बहुत सारे केस देखे हैं जिसके अंदर देखा है कि ऑफिसर ने रीजन रिकॉर्ड कर लिए, उसके पास ऑथराइजेशन नहीं है रीजन रिकॉर्ड करने का। कहने का मतलब क्या है, वो रीजन रिकॉर्ड करने के लिए वो कहते हैं इनवॉइस इशू बाय रजिस्टर्ड पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्ट नहीं करता तो वो प्रेमाइसिस पे जाके उसने पूरे विजिट करके लिखा कि साहब मैंने प्रेमाइसिस पे इस दिन ये विजिट किए फरमाया। तो मैं उस क्रॉस एग्जामिनेशन में उस ऑफिसर से पूछा कि साहब आप ऑथराइजेशन दे दीजिए। मैंने मेरे रिप्लाई में भी लिखा कि इस ऑफिसर के पास ने मेरे को, मैंने जो जब सर्टिफाइड कॉपी मांगता हूं मैं तो उसके अंदर एक चीज मांगी, साहब इनके पास जो भी इंस्पेक्शन इंक्वायरी जैसे भी करने गए थे उसका एक ऑथराइजेशन की कॉपी ले लो। 90% केसेस में मेरे पास न इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, न किसी भी चीज की कोई ऑथराइजेशन की कॉपी एक्सेस टू द बिजनेस प्रीमाइसेस की नहीं मिली, न सेक्शन 67 की मिली न 71 की मिली। तो यहाँ पे जब भी सेक्शन 86 है कि ब्लॉक क्रेडिट हो तो आपको बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंटली बड़ा बारीकली ये ऑब्जेक्शन डालना ही डालना है, और आप पाएंगे बहुत सारे केसेस में आपको ये नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि साहब क्या हम सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं? सर सेक्शन 158 है जो ये पावर देता है हमारे को कि हम जो भी कुछ डॉक्यूमेंट हमारे अगेंस्ट गैदर किया है डिपार्टमेंट ने, जो भी रीजन टू बी रिकॉर्ड इन रिटर्न है उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी लॉ ऑफ एविडेंस को
इच्चू देवी के केस में बहुत प्यार से 3 केसेस मैंने यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन किया, तीनों केसेस में बड़े प्यार से कहा है कि यस रीजन टू बी रिकॉर्ड एंड रिटर्न टू बी गिवन बाय द एसएससी, जिसके अगेंस्ट आप ये काम कर रहे हो। कहने का मतलब कोई भी डिमांड, कोई भी ब्लॉकिंग, कोई भी कोरेसिव एक्शन आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ले रहा है तो जो भी रीजन और जो भी एविडेंस है उसकी कॉपी उसके साथ दी जानी चाहिए। इस सप्लायर रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट का मेरे को एक और इंटरेस्टिंग केस अभी तुरंत याद आता है कि मैंने एक जगह बहुत काम में लिया था। साहब मेरे क्लाइंट है जिनके एक व्हीकल मूव कर रहा था ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन, उसका व्हीकल का ड्यूरिंग ट्रांजिट, ड्यूरिंग मूवमेंट उसका इंस्पेक्शन किया। डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने मेरे पे ये एलिगेशन लगाया कि साहब आपने इस जो मूवमेंट कर रहे हो गुड्स में, इसके अंदर वो माल है, आपका जो इनवॉइस था हुआ क्या था वो बताता हूँ पूरा का पूरा। मेरा एक कंसाइनमेंट, मेरे एक क्लाइंट का कंसाइनमेंट मूव कर रहा था, उसके अंदर बिल था 23 तारीख का। सपोज करो जैसे अपन आज हैं 3 तारीख को, उसका बिल उसने इश्यू कर दिया 1/10 को। जनरली क्या होता है 30 तारीख को जो मंथ एंड की क्लोजिंग होती है तो बहुत सारे क्लाइंट है मंथ एंड की बिलिंग इश्यू करते हैं। उसने बिलिंग इश्यू कर दिया था 30 सितंबर को। 30 सितंबर को मंथ की क्लोजिंग में उसने बहुत सारे बिल इशू किए, उनमें से एक बिल इशू ये कर दिया। कोइंसिडेंटली उसका 30 तारीख को ही ई-वे बिल बना दिया और प्रैक्टिकली गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ 3 तारीख को। तो डिपार्टमेंट का ऑफिसर कहता है कि साहब ये 30 तारीख को जो इनवॉइस और ई-वे बिल है ना, इसका माल तो 30 तारीख को ही आपने मूव कर लिया। 3 तारीख को जो माल लेके जा रहे हो आप, इनवॉइस और आपका ई-वे बिल तो वैलिड है, आज की डेट में वैलिड है क्योंकि 100 किलोमीटर पर डे की वैलिडिटी दे रहा है। वो मेरा 700 किलोमीटर दूर था तो 7 दिन तक के लिए वैलिड रह गया मेरा। आपका प्रैक्टिकली मैं मानता हूं वैलिड है, लेकिन आपने एक ही इनवॉइस पे 2 बार चक्कर किए, सेकंड चक्कर है आपका जब सेकंड चक्कर है तो मैं आपको इस पे पेनल्टी इवोक करूंगा। सेक्शन 129 में मैं आपको प्रोसीडिंग इनिशिएट करूंगा। साहब जो सेक्शन 129 का मूव 7 उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के अंदर ये लिख दिया कि साहब आपने डबल चक्कर का माल दिया, लेकिन ये कभी प्रूव नहीं करा उन्होंने कि कैसे डबल चक्कर आया, क्या एविडेंस था। मैंने मूव 7 की कंप्लायंस में सबसे पहले प्रिलिमिनरी उनसे कहा कि आप जिस डॉक्यूमेंट और जिस एविडेंस के बेसिस पे आप कहते हो कि मैंने एक इनवॉइस से 2 चक्कर किए, उसकी कॉपी प्रोवाइड कर दी जाए। मैंने 3 रिमाइंडर लिखे, साहब तीनों रिमाइंडर के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं दिया। मूव 9 इशू कर दिया, मूव 9 से मैंने व्हीकल मूव 9 इशू किया अल्टीमेटली उन्होंने, और मूव 9 से मेरा व्हीकल रिलीज कर दिया। जैसे ही व्हीकल रिलीज किया मैंने टैक्स की पेनल्टी पे करनी पड़ी क्योंकि मेरे को व्हीकल रिलीज कराना था मूव 9 के। मैंने इसकी अपील फाइल की कमिश्नर अपील को, और कमिश्नर अपील ने मेरे फेवर में ऑर्डर दिया कि सर ऑफिसर के पास, ऑफिसर ने एसएससी ने 3 बार 4 बार इंक्वायर मांगा कि साहब आपके पास क्या एविडेंस था, और जो शोको नोटिस जो शोको नोटिस मूव 7 में एक तरीके से शोको नोटिस के इक्विवेलेंट लेता हूं उसको, मैंने इक्विवेलेंट बताया उसको, उसके अंदर डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने अपने माइंड सेट से ही इशू किया है, अजम्पशन और प्रजम्पशन के बेसिस पे इशू किया है ये। मैंने कहा साहब इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट है तो आज प्रोड्यूस कर दें। कमिश्नर अपील ने सबसे पहले उस ऑफिसर के यहाँ पे जो रिलेवेंट ऑफिस था वहां पे एक ऑर्डर भेजा कि साहब इसके अगेंस्ट आपने जो भी ऑर्डर है उसकी कॉपी एसएससी को प्रोवाइड की जाए, या मेरे ऑफिस में भेजा जाए इतनी तारीख तक। तब तक भी नहीं भेजा क्योंकि उनके पास कोई ऐसी एविडेंस ही नहीं थे। हम यहाँ जब मूव 7 जितने भी व्हीकल के रिलीज के केस होते हैं उन सबके अंदर यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। आप डॉक्यूमेंट मांगिए, वैल्यूएशन करते हैं वो मनचाही, वैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट मांगिए, रीजन टू बिलीव मांगिए, कैसे वैल्यूएशन की, वो नहीं होता उनके पास, नहीं होता। तो कमिश्नर अपील से मेरे फेवर में वो फैसला आया और मेरी बड़ी अच्छी खासी एक डिमांड उन्होंने रिलीज कर दी। और अब क्वेश्चन कहता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कंपलसरी है ऑफिसर के लिए, तो आपको किस तरीके से उस ऑफिसर को कहना है। सर मैंने जो कहा था वो मैं आपको दोबारा बताता हूं कि मैंने ऑफिसर को कैसे लिखा था। सर मैंने उसको कहा कि आपने जो भी रीजन रिकॉर्ड किए हैं वो एज ए पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी में रिकॉर्ड किए हैं। आप पब्लिक ऑफिसर हैं, पब्लिक ऑफिसर की ड्यूटी परफॉर्म करते समय जो भी आपने ऑर्डर इशू किए, जो भी आपने रिकॉर्ड रीजन किए हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लॉ एविडेंस का सेक्शन 76 और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपको बाइंड करते हैं उनकी ड्यूटी, उनकी
नोटिस उनके जो एविडेंस है, जो भी आपके पास मटेरियल एविडेंस है, रीजन टू बी रिकॉर्ड है, जो भी कुछ है उसको सर्व कराने के लिए बिना सर्व कराए आप मेरे अगेंस्ट नहीं कर सकते। सर्विस टैक्स लॉ में, एक्साइज लॉ में भी मास्टर सर्कुलर रखा है, वो कहता है रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट बोलते हैं इनको, एक्साइज सर्विस टैक्स की टर्मिनोलॉजी में रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। शो कोड नोटिस जो दे रहे हैं उसके साथ दिया जाना जरूरी है, अदरवाइज शो कोड नोटिस ही नल एंड वॉइड आते हैं। बहुत सारे ट्रिब्यूनल के डिसीजन है जिसके बेसिस पे शो कोड नोटिस को भी नल एंड वॉइड किया या फिर दोबारा एडजुडिकेशन करने के लिए कहा। अब क्वेश्चन आता है अगला, ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट। क्या ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट में भी कोई डिसीजन आया है? सर बड़ा इंटरेस्टिंग केस और बड़ा अच्छा केस वलरॉन इंडस्ट्रीज का है, गुजरात, ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने बड़े बहुत अच्छे वर्ड्स में लिखा है कि साहब ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट नॉट ए टूल। कभी भी आपको इसको एसएससी को हरेस करने के लिए एज ए टूल काम में नहीं लेना चाहिए। बहुत बोल्ड अक्षर में पैराग्राफ 52 में बड़े प्यार से इन्होंने बड़े अच्छे से लिखा है कि साहब इसको कभी भी एसएससी को हरेस करने के लिए इस सेक्शन को ब्लॉकिंग नहीं की जानी चाहिए। डिपार्टमेंट नियरली कंप्यूटर एंट्री से इसमें नहीं करना चाहिए, मतलब रीजन टू बी रिकॉर्ड इन रिटर्न और शुड बी अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब क्वेश्चन आता है कि साहब रीजन टू बी रिकॉर्ड होने चाहिए और वो प्रॉपर ऑफिसर होना चाहिए रीजन टू बी रिकॉर्ड के लिए। ये ऐसा गुजरात हाईकोर्ट ने भी फेवर में दिया है। साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वर्सेज एस.के. शर्मा एक केस है IAR 1669 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मींस कोई भी एलिगेशन आप किसी भी पर्सन के लिए लगा रहे हैं उसको एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी और सारे डॉक्यूमेंट उसको समझाने चाहिए, उसको पूरा उसके बारे में उसको नेचुरली उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। वो आपने फॉलो नहीं किया, इसके बेसिस पे भी 86A जो ब्लॉकिंग कर रहा है डिपार्टमेंट, ये गलत है। अगला क्वेश्चन आता है साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ कि साहब डिपार्टमेंट के CGST कमिश्नर ने स्टेट GST ऑफिसर को कहा कि साहब ये फला फला फॉर्म है, एक लेटर इशू करके कि साहब ये फेक है, डमी है और इस आदमी ने आपका जो मेरा क्लाइंट था जिसके यहाँ पे इसकी क्रेडिट मौजूद है तो इसकी क्रेडिट ब्लॉक की जानी चाहिए। तो क्या डिपार्टमेंट इसकी क्रेडिट ब्लॉक कर सकता है डायरेक्टली? साहब मैंने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट को रेज किया कि साहब आप कर सकते हो, मानता हूं रूल 86A में आपको पावर दे रखी है, रूल 86A में जो आपको पावर दे रखी है उसके अंदर आप ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन मेरे अगेंस्ट जिस एविडेंस की बात आप कर रहे हो आपके मियरली लेटर, किसी ऑफिसर के लेटर के बेसिस पे नहीं दे सकते। आप मानते हो वो आदमी फेक है, जो भी कुछ आर्टिफिशियल है, आपको उसके सफिशिएंट एविडेंस गैदर करके मेरे को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ऐसा ही ट्रिब्यूनल में वीके भथुरिया का एक केस है जो दिल्ली ट्रिब्यूनल का डिसाइडेड है, जिसमें अब यहाँ सीसी उदयपुर के अगेंस्ट सेंट्रल एक्साइज का केस है जिसमें दिल्ली ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया कि डीबी ट्रिब्यूनल कहती है कि साथ कोई एविडेंस किसी पार्टी के बयान के बेसिस पे आपके अगेंस्ट कोरेसिव एक्शन नहीं किया जा सकता। इस जजमेंट को मैं थोड़ा सा और इन डेप्थ एक्सप्लेन करता हूं। इसमें क्या हुआ था, इस जजमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ने डिमांड इनिशिएट की इस एसएससी पे, ये एसएससी रिसिपिएंट ऑफ गुड्स था, मतलब इसने एक्सनवेट क्रेडिट जो आज की डेट में इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है वो इसने अवेल की। इसने जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ली थी वो ऐसी फर्म से ली थी, उस फर्म के ट्रांसपोर्टर के यहाँ डिपार्टमेंट ने सर्च की और उस सर्च के अंदर उसने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, उस सप्लायर के यहाँ और उस ट्रांसपोर्टर के यहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए कि साहब मैंने तो सप्लाई नहीं किया डॉक्यूमेंट कभी, मैंने तो कोई मटेरियल सप्लाई नहीं किया। चूंकि मटेरियल सप्लाई नहीं किया तो सनवेट के अंदर भी ये प्रोविजन था कि वो क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, जैसा कि सेक्शन 16(2) में है यहाँ पे कि आप जब तक क्रेडिट नहीं ले सकते जब तक कि मटेरियल रिसीव नहीं किया हो। लेकिन डिपार्टमेंट जो गलती यहां कर रहा है वही गलती उस दिन वहां करी थी। उन्होंने करा कि साहब हमने उस लेटर के अंदर बोला था कि सर हमारे को क्रॉस एग्जामिनेशन करवा दीजिए इन ऑफिसर से। जो सप्लायर मेरे को कहता है कि मटेरियल नहीं दिया, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन मैं करना चाहता हूं। जो ट्रांसपोर्टर कहता है कि साहब मैंने सप्लाई नहीं किया, मैं कहता इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए। इसके मैंने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन सब कुछ इनिशियल स्टेज से लगा रखे थे। डिपार्टमेंट ने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि साहब मैं इसके क्रॉस एग्जामिनेशन करवाऊं। बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के उन्होंने मेरे अगेंस्ट डिमांड कंफर्म की और ये मैटर अल्टीमेट गोज टू ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ने अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में बड़ा बहुत अच्छे से लिखा
कि साहब मियरली किसी के स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी अदर पर्सन के डिमांड नहीं कर सकते जब तक कि वो स्टेटमेंट क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो। ऐसा ही आज की डेट के अंदर बहुत सारे केसेस में हो रहा है। जितने भी फेक इनवॉइस के इशू आ रहे हैं उन सब में एक ही चीज होती है, डिपार्टमेंट एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता है, स्टेटमेंट में लिख देता है आदमी को कि साहब ये आदमी नॉन एग्जिस्टेंस में मैंने मटेरियल सप्लाई नहीं किया, रिसिपिएंट ऑफ गुड जिसने माल सप्लाई किया, जिसने क्रेडिट लिया, उसके अगेंस्ट वो डिमांड इनिशिएट कर देता है। तो क्या कर सकता है सर? आप ये ऑब्जेक्शन इनिशियली डालिए। मेरा प्राइम व्यू है कि साहब मेरे को उसके क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। साहब मेरे पास, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा मेरे पास मटेरियल आया है, और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि साहब मेरे को उसके क्रॉस एग्जामिनेशन करने हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आपने ले लिया और डिपार्टमेंट ने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया, आप हायर ऑफिसर को बोले आप क्रिमिनल तक जाए, आपको डेफिनेटली डिपार्टमेंट देगा। वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट बाय वीके भथुरिया, इसमें भी यही सेम चीज हुआ था। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो रही है आज की डेट में, डिपार्टमेंट सर्च इनिशिएट करता है, सर्च के ड्यूरेशन पे वो मेरा स्टॉक को सीज कर जाता है, मेरे बैंक अकाउंट सीज करने की कोशिश करता है, मेरे और प्रॉपर्टी सीज करने की इनिशिएट करता है। क्या डिपार्टमेंट के पास ऐसी पावर है? यस, डिपार्टमेंट ने इस सिचुएशन पे गुजरात हाईकोर्ट के बड़े लैंडमार्क जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक बहुत प्यारा जजमेंट मैंने यहाँ कोट किया है। पहली चीज, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्च जो भी कुछ हुई है वो पेंडेंसी इन प्रोसीडिंग है। कहने का मतलब शो कॉज नोटिस जिस समय एडजुडिकेट होकर डिमांड कंफर्म नहीं हो जाए तब तक डिपार्टमेंट 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं कर सकता, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकता। क्लियर ट्रिप प्राइवेट लिमिटेड का बड़ा प्यारा लैंडमार्क जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट का दिया हुआ है, जिसके अंदर बहुत क्लियर लिखा है कि कोई कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकता ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कब तक मानी जाएगी? जब तक शो को नोटिस एडजुडिकेट नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या स्टॉक का अटैचमेंट कर सकता है डिपार्टमेंट? क्या कुणाल एंटरप्राइजेस के केस में गुजरात हाई कोर्ट ने कह दिया कि साहब ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट कभी भी उसका स्टॉक को सीज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कुछ ग्राउंड उन्होंने दिखाया है कि अटैचमेंट के लिए, कि साहब वेल्लोर इंडस्ट्रीज का जो जजमेंट डिसाइड किया था उसको बहुत इन डेप्थ उन्होंने लिखा, बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। अटैचमेंट, बैंक अकाउंट अटैचमेंट से रिलेटेड, स्टॉक अटैचमेंट से रिलेटेड, ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उन्होंने उनमें से कुछ हाईलाइट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा सेक्शन 83A जो इसके अंदर है, पावर जो ब्लॉकिंग की दे रखी है वो सेक्शन 83 में दे रखी है। ये पावर नॉट ए टूल, कभी भी इस पावर को एज ए टूल नहीं लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट को टू हरस द सीसी। कहने का मतलब प्राइमरी टू हरस द सीसी, कभी भी डिपार्टमेंट कभी भी हरस करने के लिए इसको नहीं ले सकता। तो आपके जो नोटिस आप दे रहे हो जब भी आपका ब्लॉक कर दें तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन ही आप ये डालना है कि साहब मेरे को हरस करने के लिए आपने ये मेरा बैंक अकाउंट या मेरे को स्टॉक दिया है। सेकेंड, बैंक अकाउंट अटैचमेंट वो सबसे लास्ट और रिसोर्स माना जाएगा। पहला स्टेप आपको और सारे आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी रिकवरी मेजर्स के जब वो फेल हो जाएं उन सब में सबसे लास्ट मेजर होगा बैंक अकाउंट अटैचमेंट का। फर्स्ट स्टेज में आज तक देखा जाता है डिपार्टमेंट सबसे पहला स्टेप ही बैंक अकाउंट अटैचमेंट का करता है। गुजरात हाईकोर्ट का वेल्लोर इंडस्ट्री में बहुत क्लियर कह दिया, डिपार्टमेंट सबसे लास्ट स्टेप उसको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट। कहने का मतलब डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप उसका बैंक अकाउंट अटैचमेंट का नहीं हो सकता, सबसे लास्ट एक्शन होगा उसका बैंक अकाउंट अटैचमेंट जब उसके सारे ऑप्शन फेल हो जाए। उन्होंने इस जजमेंट में कहा कि डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट रिकॉर्ड्स होने चाहिए, मटेरियल ग्राउंड होना चाहिए जो जस्टिफाई करे कि साहब ये एसएससी डिस्प्यूट होने के बाद, ज्यादा डिस्प्यूट होने के बाद ये अपनी प्रॉपर्टी को बेच देगा और डिपार्टमेंट को 1 रुपए की रिकवरी नहीं होगी। ये रिकॉर्ड जितने भी 80 सेक्शन 83 में जो प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है, इन सब के जब आप उन डिपार्टमेंट से जब इनकी जो भी प्रोसीडिंग है उनके पेपर्स आप जब मांगोगे, सर्टिफाइड कॉपी मांगोगे, आप कहीं पे भी नहीं पाओगे कि डिपार्टमेंट अपने उस प्रोसीडिंग में कहीं किसी भी तरीके से जस्टिफाई कर सके कि साहब ये डिस्पोजल कर देगा प्रॉपर्टी का, क्योंकि कोई एविडेंस होता ही नहीं डिपार्टमेंट के पास। वो तो पहले स्टेप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में अटैच करते हैं अरेस्ट करने के लिए। उन्होंने उसके बाद बोला कि डिपार्टमेंट के पास एक रीजनेबल और अप्रेंशन होना चाहिए कि ये जब डिस्प्यूट हो जाएगा डिपार्टमेंट के तो ये जमा नहीं करा सकेगा। मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है
आज के डेट में भी वेल्लोर इंडस्ट्रीज का डिसीजन बहुत सारे ऑफिसर फॉलो नहीं कर रहे हैं। सर बहुत स्ट्रांगली इस जजमेंट को अपन को कोर्ट करना चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट राजस्थान में लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कैनन स्टील के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। दैट इज फ्रॉम माय साइड। अब आपके जो भी क्वेश्चन है वो बताएं प्लीज। फोन देना शेष एक बार। सर वो मेरे साइड से तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। हाँ सर, सर मेरी साइड मैं हेलो मेरी साइड से कंप्लीट हो गया। उनका नंबर दो ना सर, जो वो थे होस्ट थे। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकूंगा सर। कल्पित जी आर यू देयर? सर पता नहीं कल्पित जी है या नहीं है। ठीक है। सर जो भी आपके क्वेश्चंस है वो चैट में लिख दीजिए। मेरे पास एक क्वेश्चन आया प्रकाश कुमार जी का। सर इन केस आईटीसी क्लेम हायर देन द आईटीसी अलाउड एंड लेटर ऑन रिवर्सल, देन हाउ कैन वी फाइट फॉर नॉट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन सच रिवर्सल? सर प्रकाश जी आपका जो क्वेश्चन है वो मैंने पढ़ा। प्रकाश जी कहते हैं कि सर मेरी एलिजिबल आईटीसी से ज्यादा मैंने क्रेडिट क्लेम कर ली और लेटर मैंने उसको रिवर्स कर दिया, तो क्या हम फाइट कर सकते हैं इंटरेस्ट के लिए? सर इसके अंदर एक सबसे पहली चीज देखनी पड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, जितनी आपकी रिवर्सल करी इनएलिजिबल आईटीसी की, वो सारी क्रेडिट उतना सफिशिएंट बैलेंस, कहने का मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का इन टोटल उतना बैलेंस अगर उसमें पड़ा है, कहने का मतलब हम कहेंगे कि साहब उस आईटीसी को हमको प्रूव करना पड़ेगा कि वो अनयूटिलाइज आईटीसी है उतने रुपए की, तो आप पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में ये लिखा है साहब। कैन वी प्रेजेंट द प्रोमाइसेस ऑफ क्लाइंट प्रोमाइसेस? यस सर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूं सर आपको। प्रकाश कुमार जी का एक क्वेश्चन है, कैन वी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ क्लाइंट प्रोमाइसेस? तो सर शेष एक फोन देखना। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूं मैं आपको, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। सर ऑफिसर ने इंक्वायरी करी मेरे क्लाइंट के यहाँ पे, उन्होंने कहा हम आपको ऑथराइज नहीं करेंगे इंक्वायरी में इनिशिएट करने के लिए। मैंने कहा सर मत कीजिए। बोला क्यों नहीं ऑथराइज करेंगे उन्होंने? मैंने कहा साहब ये बता दीजिए क्यों नहीं ऑथराइज करते। तो उन्होंने मेरे को एक बड़ा प्यार से क्वेश्चन कहा कि सर आप जीएसटीएन की साइट पे ऑथराइज नहीं है, ऑल्दो आपके पास एक वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी है आज की डेट में बिफोर प्रेजेंटिंग दिस इशू, लेकिन आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है जीएसटीएन साइट पे डाला हुआ। चूंकि जीएसटीएन साइट पे आपका ऑथराइजेशन नहीं डाला हुआ, तो आप वैलिडली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि साहब दो टाइप के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अपन को क्या है, जो चार्टेड अकाउंटेंट, सभी चार्टेड अकाउंटेंट को हमारे को ऑथराइज करना पड़ेगा ऑनलाइन। सर इन माय व्यू दो टाइप के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सरकार ने बताए। पहला ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो कि जीएसटी प्रैक्टिशनर, और सबसे मेन तो चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी। सेकंड उन्होंने बोला कि साहब जीएसटी प्रैक्टिशनर भी ऑथराइज हैं। जो ऑनलाइन जीएसटी की साइट पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डालने की रिक्वायरमेंट है, इन माय व्यू
for GST practitioner because they are non-qualified person but qualified through an exam which was conducted by the government to for purpose of establishing a GST practitioner. मैंने उनको लॉजिक दिया, साथ ही साथ एक सेक्शन कोट किया, सेक्शन 116। मैं करेक्ट हूं या गलत हूं इसके लिए मेरे को एक 116 सेक्शन 116 मैंने कोट किया। सब सेक्शन 116 से मैं उठाई हूं सेक्शन, और रूल 116 में मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं। जब दोनों चीज मैंने उनको रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने मेरे को वैलिडली पूरी सर्च प्रोसीडिंग में पूरी हेल्प करने के लिए कहा। मैंने कहा साहब मैं तो असिस्ट करने आया हूं आपको, क्लाइंट समझता नहीं है। अल्टीमेटली उन्होंने मेरे को पूरी प्रोसीडिंग को इनिशिएट कहा, और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। GST is incorporated and we can claim ITC for not using RCM. Is the way format required GST for? सर एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। कॉल पे हूँ मैं, ठीक है मैं बता सर एक क्वेश्चन किया कि मैं GTA में रजिस्टर्ड हूँ तो मैं ITC क्लेम करना चाहता हूँ। अगर मैं ITC क्लेम करना चाहता हूँ तो मेरी टैक्स रेट क्या होगी? 5 मिनट की हो रहा है ना सर इसके लिए उन्होंने बोला कि 2 टाइप की रेट डिफाइन है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए। 5% की रेट में अगर जा रहे हो तो रिवर्स चार्ज में मिलेगा, और फॉरवर्ड चार्ज में दे रहे हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। फॉर RCM ओनली 1 रेट 5%, और फॉरवर्ड चार्ज पे जब जा रहे हो आप, फॉरवर्ड चार्ज पे दे रहे हो तो 5% में तो विदाउट ITC, 12% में जाते हो तो टैक्स की क्रेडिट आपको पूरी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में जो ट्रक काम में आए हैं आपके, उनकी भी क्रेडिट के लिए आप एलिजिबल हो। वेदर ITC कैन बी डिनाइड, अगला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है सचिन लोढ़ा जी का, वेदर ITC कैन बी डिनाइड इफ इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इनटू इट। सर क्वेश्चन आता है कि अक्टूबर 2019 से पहले के पीरियड की है वो, तो किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं कर सकता, डिपार्टमेंट को नोटिस नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता, आपको वैलिडली एलिजिबल हो क्रेडिट लेने के, क्योंकि अक्टूबर 2019 से पहले 2A मैच करने की, 2A की कंप्लायंस करने की लॉ में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। रूल 36(4) एक ऐसा रूल है जिससे 2A को मैच करने के लिए सरकार ने बोला, और वो अक्टूबर 2019 से आया। और अक्टूबर 2019 में उसने बोला कि 10% ऑफ एलिजिबल ITC आपकी हो सकती है। तो सर अगर 10% के क्राइटेरिया में फॉल करती है तो आप आज के डेट में उसकी ITC 2A में मैच नहीं कर रही तो भी एलिजिबल हो। अगला क्वेश्चन है, कल्पित जी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आप प्लीज शेयर कर दीजिए। अनिल अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू mistake done in annual return due to which ITC is showing unreconciled in 9C. How to report in ITC नहीं reflected? सर 9C में जो ITC इन्होंने क्वेश्चन किया है कि साहब हमने रिटर्न 9 फाइल की, अनिल अग्रवाल जी ने क्वेश्चन किया है 9 हमने रिटर्न फाइल की है, एनुअल रिटर्न 9, उसके अंदर हमसे कोई गलती रह गई जिसकी वजह से 9C में अनरिकंसाइल ITC आ रही है। सर जब भी अनरिकंसाइल ITC 9C में आ रही है उसके नीचे एक नोट डालने का ऑप्शन है, आप उसके अंदर डिटेल नोट डाल दीजिए। इसके अलावा अटैचमेंट में जहां बैलेंस शीट P&L का अटैचमेंट होता है वहां वर्किंग भी आप अटैच कर सकते हैं। जो भी आपकी वर्किंग है उसको अटैच कीजिए। आप बिल्कुल अपना ओन्स प्रूव कर दीजिए कि साहब जो भी कोई गलती हुई थी, मेरा कोई इंटेंशन टैक्स इवेजन का नहीं था, मैंने कोई टैक्स की चोरी नहीं की, जो भी कुछ था मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सर कल्पित जी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा।
सर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट में डाल दीजिए, मैं वहां से ले लूंगा सर। wrongly avail ITC reverse whether liable to interest। ICI एडमिन ने क्वेश्चन डाला है सर, wrongly avail ITC, आपने अवेल कर ली ITC को जो कि wrongly है, whether liable for interest। सर मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, वो ITC जितने रुपए की wrongly avail है वो यूटिलाइज नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आपकी वो क्रेडिट है, वो जो क्रेडिट आपने ली है इनएलिजिबल, वो जो इनएलिजिबल आईटीसी आपने ली है, उसको उतने रुपए का आपके क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट बैलेंस करना चाहिए, जिससे ये प्रूव कर सके वो आईटीसी ले ली लेकिन यूटिलाइज नहीं हुई। यूटिलाइजेशन प्रूव होगा आपके क्रेडिट लेजर में एंट्री डेबिट होने से। आपकी क्रेडिट एंट्री डेबिट होने का मतलब क्या हुआ, आपकी क्रेडिट लेजर से बैलेंस उतने रुपए का अगर कम हो गया, अगर बैलेंस कम हो गया इसका मतलब आपने उस आईटीसी को यूटिलाइज कर लिया। अगर अनयूटिलाइज वो आईटीसी है, अनयूटिलाइज अगर आईटीसी है तो सर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू ले रहा हूं इसके अंदर, बहुत लीगल व्यू है। पटना हाई कोर्ट का भी जजमेंट अपने फेवर में है, इस सिचुएशन के अंदर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए सर, मेरा भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है सर। अगला क्वेश्चन है सर, front party is dummy and we are purchasing the goods and department expect that ITC is reversed। सर फ्रंट पार्टी जिसने हमने माल परचेज किया वो पार्टी डमी है और वी आर परचेजिंग द गुड्स, डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट दैट ITC reverse that we can, what is the solution? The goods department expect that। सर क्वेश्चन ये आता है कि साहब वो पार्टी डमी हो, लेकिन आपके पास ये एविडेंस होना चाहिए कि मेरे पास गुड्स आए हैं। अगर आप ये प्रूव कर सकते हो आपके पास गुड्स आए हैं, मियरली किसी के स्टेटमेंट के बेसिस पे डिपार्टमेंट जो डिमांड दे रहा है, डिपार्टमेंट को आप लेटर दे के कहो कि साहब मैं इस ऑफिसर, मैं जो आप जिस बंदे के बेसिस पे मेरे को डिमांड दे रहे हो, आपके पास जो स्टेटमेंट है मैं इसके क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूं और आपके डॉक्यूमेंट दीजिए कि साहब मेरे पास देखो ऐसे ऐसे माल आया। माल लाने के जनरल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट, कांटा पर्ची, व्हीकल का, ड्राइवर का आइडेंटिफिकेशन डिटेल और बिल। अगर ये अवेलेबल हैं तो बहुत स्ट्रांगली इसको प्लीड किया जा सकता है, बहुत स्ट्रांगली फेवर भी किया जा सकता है सर। अनरिकंसाइल। अगला क्वेश्चन है सर, रिकंसिलिएशन ऑफ आईटीसी बिटवीन 2A एंड 3B इज डन ऑन मंथली बेसिस और क्यूमुलेटिव। सर आपकी जो आईटीसी 2A और 3B के लिए डिफरेंस की बात, रिकंसिलिएशन की बात करता है, तो लॉ ये कहता है कि आपको पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ रिटर्न, 3B जो रिटर्न का टाइम पीरियड है आपका रिटर्न फाइल करने का, उस ड्यूरेशन में आपको आईटीसी का कंपैरिजन करना है। अगर वो, अब जनरल प्रैक्टिस कहते हैं कि साहब कंपैरिजन हो नहीं रहा, सर सभी इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकली हो रहा है, नहीं हो रहा तो सर अभी नया फीचर इन्होंने 2B का डेवलप कर दिया जिसमें मैक्सिमम आईटीसी आपको दिख जाती है। इन माय हम्बल व्यू ये मंथली रिकंसाइल होना चाहिए और इन क्यूमुलेटिव तो होना ही होना चाहिए, पूरे साल में भी इन क्यूमुलेटिव बेसिस पूरे ईयर। और मैं तो इस व्यू में हूं कि सर जो इस सितंबर महीने की रिटर्न फाइल करोगे, इस पीरियड की रिटर्न फाइल करते समय पुरानी फाइनेंशियल ईयर की 1920 की सारी आईटीसी रिकंसाइल कर लें, जो आईटीसी अनरिकंसाइल है उसको यूटिलाइज नहीं करें सर। इन क्रेडिट, अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट नोट इशू फॉर सेल हैज बीन शोन इन द आईटीसी बाय मिस्टेक, प्लीज एडवाइज हाउ टू शो द सेम इन एनुअल रिटर्न। सर जो आपकी मिस्टेक हुई है एनुअल रिटर्न में कि आपने आईटीसी में शो कर दिया, वो 9C में आप प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करके अपने जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको 9C में पुट कर सकते हैं सर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन व्हीकल रिपेयर। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन व्हीकल रिपेयर की बात करें तो फरवरी 19 में एक अमेंडमेंट आया था सेक्शन 17(5) में। फरवरी 19 में जो अमेंडमेंट आया था सेक्शन 17(5) में, उन्होंने बोला कि 1 फरवरी 2019 को एक सेक्शन जीएसटी सीजीएसटी अमेंडेड एक्ट 2018 पास किया। 2018 जैसे पास किया उन्होंने जो 17(5) में जो मोटर व्हीकल वाला पोर्शन है इसको ड्रास्टिकली चेंज किया।
1 फरवरी 2019 से पहले आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल की क्रेडिट के एलिजिबल थे, क्योंकि ऐसा लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जो व्हीकल की रिपेयर मेंटेनेंस की क्रेडिट को डिसअलाउ करता हो। 1 फरवरी 2019 को ऐसा प्रोविजन आ गया जो 17(5) में उसकी क्रेडिट को ब्लॉक करता है। तो आज की डेट में व्हीकल रिपेयर की क्रेडिट आप नहीं ले सकते, लेकिन 1 फरवरी 2019 से पहले की जो भी क्रेडिट है, 1 फरवरी 2019 से पहले की जो भी डेट की व्हीकल रिपेयर की क्रेडिट है वो ले सकते हैं, क्योंकि 17(5) में उसको ब्लॉक नहीं किया हुआ। What is the evidence e-way bill is not applicable in? Sir, e-way bill इन्होंने क्वेश्चन किया, what is the evidence that e-way bill is not applicable in the 17-18? सर, e-way bill जो एप्लीकेबल हुआ था उसका एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। उस नोटिफिकेशन में बड़ा क्लियरली लिखा है कि ई-वे बिल का जो सेक्शन 67 में जो ई-वे बिल एप्लीकेबल होगा वो किस डेट से एप्लीकेबल होगा। आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं भेज दूंगा सर आपको नोटिफिकेशन। डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड इन फायर एंड फायर ऑलरेडी FIR already registered in police. What is the solution? Document is burned in FIR. What is the solution? सर, अगर कोई भी आपके कागज बर्न हो गए हैं, सर देखो पहली चीज आप ये प्रूव कीजिए कि वो 2A के अंदर मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कर रहे तो आपके वेंडर से उनकी सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट जिनके बेसिस पे आप ITC ले रहे हैं, आप वैलिडली एलिजिबल होंगे। 9C के अंदर आप पूछना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। सर 9C में एक नोट डाल दीजिए आप सेफर साइड, जिसके अंदर आप बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि इस ITC में हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। थैंक्स टू उज्जवल सर एंड हॉल मैनेजमेंट कमिटी। इतना अच्छा आज का रहा अपना, मैं पूरा तो नहीं सुन पाया। हेलो, थैंक यू टू ऑल फॉर पेशेंस फॉर हियरिंग टू मी। कि मेरे को भी पेशेंटफुली आपने लिसन किया इतनी देर, मैं उसके लिए आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आपके कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम है, मेल कर दीजिए, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।